अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, और अब आते हैं अपनी यूपीएससी वाली ट्रिक पंक्ति पे कि इस एक वर्ड से मैं आपको जो है सारी की सारी चीजें समझा दूंगा कैसे क्या होती है, ठीक है। और हमारा वैल्यू वाला चैप्टर शॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ड जो मेरे मुंह से निकल रहा, प्लीज ध्यान रखना, मैं कुछ भी यहाँ पे टाइम पास के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को भी मीम बनाने में बड़ा मजा आता है, मैं भी बना सकता हूँ, है ना। राजा कैसे बने, रानी कैसे बने, कैसे क्या करें, पॉइंट एक एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हमारा टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, जवानी हमारी इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड को आप फोकस करेंगे, जो लिखा जा रहा है उसका एक रीजन है, और उसके हिसाब से आप सोचना शुरू करेंगे। शुरू में हो सकता है मेरा फ्लो आपको फास्ट लगे, शुरू में हो सकता है कि मेरी बातें आपको समझ में नहीं आए, बट भाई आईएएस बनने के लिए यही सब करना पड़ेगा, है ना। ऐसे चिकनी चुपड़ी बातों से, मक्खन वाली बातों से काम नहीं चलेगा। आई बात समझ में? वो चिकनी चुपड़ी बातें कहाँ करनी चाहिए आपको पता है, ठीक है। तो जय भारत दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर आईएएस विद डॉक्टर मनोज भारत। हम कर रहे हैं एथिक्स का लेक्चर पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, एथिक्स की सीरीज हम कंप्लीट कर रहे हैं, और आज है जो है वो लेक्चर नंबर 3 है। तो बिना को एक भी सेकंड वेस्ट किए हुए अपन फटाफट अपने काम पे लगते हैं। कि जो है एथिक्स का मैं आपको बता रहा था कि एथिक्स में अभी तक क्या क्या हो गया, मैं वापस रिकॉल करा देता हूँ। आप यूट्यूब की जब प्लेलिस्ट खोलेंगे या टेलीग्राम चैनल का जब लॉकर खोलेंगे एथिक्स वाला, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। या तो यूट्यूब का आप क्या खोलेंगे, प्लेलिस्ट में एथिक्स करके एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा। या टेलीग्राम के अंदर आप जाएंगे तो फ्यूचर आईएएस विद डॉक्टर मनोज भारत के अंदर जब पिन किया हुआ एक मैसेज देखेंगे, वहाँ पे लॉकर मिलेंगे आपको, और लॉकर में एथिक्स वाले लॉकर के अंदर सारी चीज़ दी हुई है। तो पहला मैंने आपको बताया क्या कि एथिक्स का पूरा सिलेबस मैंने आपको अच्छे से एनालाइज किया कि कैसे कैसे क्या पूछते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली एथिकल अंडरस्टैंडिंग, है ना, कैंडिडेट की एथिकल अंडरस्टैंडिंग एंड उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ये दो चीज़ें जो है एथिकल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है उसको टेस्ट किया जाता है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच थ्रू ये अंडरस्टैंडिंग कैसे चेक करते हैं, 130 मार्क्स में जो 10 क्वेश्चन आते हैं उनमें 10 मार्कर्स के, और अप्रोच कैसे चेक करते हैं, ये जो 6 केस स्टडीज आती हैं उसके थ्रू, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया, सेकंड क्लास में मैंने क्या बताया आपको कि एथिक्स में जो व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज मोरालिटी, दोनों में सिमिलरिटी डिफरेंस क्या है, व्हाट आर वैल्यूज, और उसके अलावा मैंने आपको बताया एसेंस ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई। और ये क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है एथिक्स का, ये अच्छे से समझ में आ जाए तो फिर आगे दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। मतलब ये तो सिलेबस की क्लास थी, एक्चुअल क्लास नंबर 1 ये थी। उसके बाद मतलब लेक्चर नंबर 1 L1 ये था। लेक्चर नंबर 2 जो था उसमें मैंने आपको ये जो 3 चीजें हैं, एसेंस ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स, वो अच्छे से डिटेल में बताई, अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की डिटेल में बताने की कि आपको समझ में आए। और उसके बाद में मैंने आपको जो है 10 से 15 जो पीवाईक्यू थे जो इस पे आए हुए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पीवाईक्यूज आते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग एथिक्स की, तो वो मैंने आपको सोल्व करने की कोशिश की, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। तो अभी तक हम ये कर चुके हैं। इसके आगे अपन चलते हैं थर्ड क्लास। एक्चुअली ये लेक्चर नंबर 2 हो गया, लेक्चर नंबर 1 हो गया, और ये सिलेबस की डिकोडिंग हो गई, ठीक है। आपको इसी सीक्वेंस में चलना है, प्लीज ट्रस्ट मी, है ना, आपका बड़ा भाई हूँ, ट्रस्ट मी। आपको इसी सीक्वेंस में चलना है और धीरे धीरे एथिक्स आपको अपने आप समझ में आता चला जाएगा। डेली मतलब एक भी मिनट में, आपने देखा होगा, एक भी मिनट में यहाँ पे वेस्ट नहीं करता हूँ। जो चीज़ कॉन्टेक्स्ट की होती है, जो चीज़ एग्जाम के लायक होती है, वट एवर जो भी है, मैं सिर्फ उतनी बात बोलता हूँ, और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आपको ऐसा लगे स्पीड ज़्यादा जा रही है तो आराम से देखो यार, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर है, वैसे व्हाट्सएप पे, आई मीन यूट्यूब पे अवेलेबल है ना। आराम से देखो, समझ समझ के देखो, नोट्स बनाओ, उसको समझो, उसको इनग्रेन करो अपने अंदर, एब्जॉर्व करो अपने अंदर। उसके बाद जो है हमारा जो टारगेट है 130 प्लस मार्क्स का, हमारा जो टारगेट है 130 प्लस मार्क्स का एथिक्स के अंदर, है ना, बहुत मतलब आई नो कि एम्बिशियस टारगेट है, बट लोगों के आते हैं और आपके भी आ सकते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा है एजेंडा, उसमें हम करते हैं ह्यूमन वैल्यूज। अब मैं आपको पहले बता दूं कि पहले जो है एक चीज जो है मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि मैं आपको बताने वाला था, मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास के अंदर, मैंने आपको कहा था कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर अपन करेंगे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, है ना, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स करेंगे, एंड जो है ह्यूमन वैल्यूज करेंगे या वैल्यूज करेंगे, ठीक है। नाउ मैं डायमेंशन ऑफ एथिक्स को एक बार नहीं करवा रहा हूँ। क्यों नहीं करवा रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है कि एथिक्स एंड लॉ, एथिक्स एंड रिलीजन, एथिक्स एंड पॉलिटी, एथिक्स एंड मीडिया एथिक्स, मेटा एथिक्स, ये वो, तो इसको मैं बाद में कराऊंगा। पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग में जो है ना वैल्यूज का पहले रोल आता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है दिस इज ये क्या बोलते हैं, हमारी वैल्यूज होती हैं, हमारी वैल्यूज होती हैं। वैल्यू जब इंडिविजुअल नेचर की होती है तो मोरालिटी बनती है, और वैल्यूज जब सोसाइटल नेचर की होती है तो इथिक्स बनती है। ये डायग्राम मैंने आपको बनाया था, आज दोबारा से बताऊंगा। इसीलिए अब ना वैल्यूज को समझना जरूरी है। व्हाट आर वैल्यूज? क्यों? क्योंकि देखो, वैल्यू के लिए सिविल सर्वेंट बनना जरूरी नहीं है। दीज आर बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, दीज आर बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, है ना। दीज आर बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, की जो ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, जो एज ए बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ए ह्यूमन आपके अंदर होनी चाहिए। दीज आर बेसिक
ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है। ये तो बेसिक वाली इतनी तो होनी चाहिए एक ह्यूमन कहलाने के लिए। फिर इसके अंदर कुछ जो है सिविल सर्विसेज की वैल्यू होती है, जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, वो जब ऐड हो जाएंगी तो आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन जाओगे, ठीक है। यूपीएससी को ये तो चाहिए ही चाहिए, तो बेसिक मिनिमम है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, और ये जो है उसके एक्स्ट्रा आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट कहला सके, ठीक है। तो ये यूपीएससी टेस्ट करती है। अब अपन वापस आते हैं अपने उसके ऊपर, जो ह्यूमन वैल्यूज का चैप्टर मैं आपको बताऊंगा। दीज आर माई नोट्स। देखो भाई, अपन कोई फैंसी जो है पीडीएफ नहीं बनाएंगे कि इथिक्स तो आपको आता है, उसके बाद 1,500 के आपको नोट्स दे दिए, 1,500 पन्नों के, वो सब नहीं करेंगे। अपन मैंने जो छान इधर उधर से छान के जो बनाया है, एंड मैं बार बार बता चुका हूँ, मैंने सारे सोर्सेज कवर किए हैं मार्केट में जितने भी बड़े हैं, एटलीस्ट 5 से 6 सोर्स मैंने कवर किए हुए हैं, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज बियर विद मी। और अगर आपको कुछ और उसमें करना है तो खुद से करो, मतलब आप हो फ्यूचर आईएएस, आपको करना है, ठीक है। कोचिंग में जो टीम लगी हुई है वो मतलब आपका वो स्पून फीडिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। आपको अगर कोई चीज, जैसे मान लो कि मैंने कोई पर्टिकुलर यहाँ पे कंसेप्ट बताया, आपको नहीं समझ में आया तो गूगल करो, एआई करो, खुद की जो है समझ, खुद की जो समझ है उसको डेवलप करो, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है ना, मतलब कल को आप डीएम बन जाओगे, आपको कोई मटेरियल नहीं देगा कि साहब इससे चला लो अपना जिला, है ना। कल को आप सेक्रेटरी बन जाओगे तो गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको कोई मटेरियल नहीं मिलेंगे, आपको अपनी समझ से सब कुछ चलाना है। तो दैट इज माय पर्पस। इसलिए मैं जो है ये, हो सकता है कुछ लोगों को मेथड बहुत अच्छा लग रहा है कि सर ये तो रो है एकदम से, आप नोट्स में से अपन चल रहे हैं वगैरह वगैरह, और कुछ लोगों को हो सकता है मेथड थोड़ा बोरिंग भी लगे, पर उसका अपन कुछ कर नहीं सकते। दिस इज द वे भाई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन, तो अपन बात करते हैं व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज, है ना। ह्यूमन वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, सिंपल है। एथिक्स समझने के लिए पहले ह्यूमन वैल्यू समझना जरूरी है, ठीक है। एथिक्स समझने के लिए पहले ह्यूमन वैल्यू समझना जरूरी है, ठीक है। व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज जो एक ह्यूमन में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हमारे अलावा कोई और देखो, एक एक बात समझना, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में एक बात, बहुत प्यारी बात लिखी हुई है, इसको मैं कई जगह कॉन्टेक्स्ट में यूज करता हूँ, कि कि व्हाट मेक्स अस, मतलब ह्यूमन, हम ह्यूमन क्यों हैं। तो सबसे पहले लाइफ के लिए क्या होना चाहिए, मतलब सेल होना चाहिए, ये होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, वो सब लिखा हुआ है। उसके बाद कॉन्शियस होनी चाहिए, अरे यार, लाइफ के लिए ना कॉन्साइंस कॉन्शियस होनी चाहिए, मतलब कि आपके अंदर जो है ये वाली कॉन्साइंस, एथिक्स वाली नहीं, कॉन्साइंस का मतलब होता है कि आप में चेतना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आप में चेतना होनी चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइफ बेसिकली, ठीक है। कि एक सेल में चेतना होती है, एक एनिमल में चेतना होती है, बर्ड में चेतना होती है, मतलब कि लिविंग है ना, लिविंग है। ह्यूमंस अलग कैसे होते हैं, बिकॉज थ्रू आउट द इवोल्यूशन, है ना, हमें सेल्फ कॉन्शियसनेस मिली है। हमें क्या मिली है, सेल्फ कॉन्शियसनेस मिली है, सेल्फ कॉन्शियसनेस मिली है, स्व चेतना। मतलब कि स्वचेतना का मतलब क्या हुआ, कि चेतना सब में होती है ना। आप एक, मतलब एक किसी रास्ते चलते कुत्ते को पत्थर मारोगे तो उसको दर्द होगा, ठीक है। पक्षी अगर तार में फंस जाएगा तो उसको दर्द होगा, ठीक है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें भी जो है बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स वगैरह सब होती हैं। बट हम कौन है, मैं कौन हूं, इसकी स्वचेतना जो है सिर्फ इंसान को होती है। स्वचेतना जो होती है सिर्फ ह्यूमंस को होती है, ठीक है। स्वचेतना मतलब मैं कौन हूं, हु एम आई, ठीक है। ये सिर्फ इवोल्यूशन की हेल्प से हमें, सिर्फ हमें पता चला, क्योंकि हमारा माइंड वैसे डेवलप हुआ। पहले हम 4 पैरों पे थे, फिर हम 2 पे खड़े हुए, तो आगे वाले हाथों, आगे वाले पैरों का काम खत्म हुआ, इससे हम कुछ कुछ करने लग गए, तो माइंड डेवलप होने होता 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 आज हमें पता है कि मैं कौन हूं, आज मैंने क्या पहन रखा है ना, मेरी मेरी जीवन क्या है, मेरा नाम क्या है, ये मेरा कौन लगता है, ये मेरी क्या लगती हैं। ये स्वचेतना होती है, ठीक है। अब जब स्वचेतना होती है तो कुछ चीजें अच्छी आती हैं दिमाग में, कुछ चीजें खराब आती हैं, और उनसे जो एक हमारा वैल्यू सिस्टम बनता है। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था लेक्चर 1 के अंदर, कि वैल्यूज आर न्यूट्रल, वैल्यूज आर न्यूट्रल, कि वो ना अच्छी होती है ना खराब होती है, वैल्यूज वैल्यूज होती है, ठीक है। एक जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, रिलीजियस पर्सन, है ना, हु मे फॉलो पेट्रियार्की। अब वो रिलीजियस है, दैट इज अ गुड थिंग, बट पेट्रियार्की फॉलो करके वो दूसरी महिलाओं का जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, दैट इज नॉट, मतलब एथिकल। तो वैल्यूज वैल्यूज होती है, मैंने आपको अच्छे से बताया, आप वो रिवाइज करके आएंगे प्लीज, है ना, या कर लिया होगा आपने। तो इसलिए हम पढ़ते हैं वैल्यू सिस्टम की, ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। होप ये समझ में आ गया होगा, ये लिख लेना यार, है ना, चेतना, स्वचेतना वगैरह। और इसको देखो अब ऐसे, मतलब दिस इज हाउ, मैं कई बार ऐसे में भी इसको कनेक्ट करता हूँ, दिस इज हाउ यू कनेक्ट द थिंग्स, की आई, मतलब ऐसे लिखता हूँ, इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी, दिस थिंग इज गिवन। इसको फिर मैं सोसाइटी से जोड़ता हूँ कि हाउ दिस थिंग जो बायोलॉजी में समझाई है, हाउ कि ये हमें एक इंसान, जैसे मान लो वॉर पे आ गया, कि वर्ल्ड इज फाइटिंग, है ना, तो उस पर हमें सब चेतना, तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्यों लड़ रहे हैं, इससे किसका नुकसान होगा। अगर मैंने मतलब कि एक देश दूसरे को मार रहा है, तो उसको भी तो, मतलब रशिया चला था यूक्रेन को की बैंड बजाने, तो रशिया की भी तो बैंड बजी ना, बहुत ज्यादा बजी, अच्छी वाली बजी। तो ये सब चीजें ये हैं, ठीक है। चलिए, तो दीज आर ह्यूमन वैल्यूज, दीज आर ह्यूमन वैल्यूज।
है ना, दीज आर ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है। डेफिनेशन आपको याद करनी है भाई, चीजें समझनी है और डेफिनेशन आपको याद करनी है, ठीक है। इसलिए नहीं कि मतलब एग्जाम में लिखने काम आएगी, वो तो आएगी आएगी, वैसे भी आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो व्हाट आर वैल्यूज, डिग्री ऑफ इंपोर्टेंस humans impart to anything, but simple value is anything worthy to us is our value, anything worthy to us is our value, है ना, थॉट, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब दिस पेन इज वर्दी टू मी, ये मेरी वैल्यू नहीं है, बट माय वैल्यू इज कि आई वैल्यू द थिंग्स, है ना। तो मतलब वो चीजें कॉग्निटिव होनी चाहिए, वो चीजें थॉटफुल होनी चाहिए, ठीक है, मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं। तो डीप बिलीव्स व्हिच गाइड एंड ड्राइव ह्यूमन बिहेवियर, कि मेरा बिलीफ क्या है ना, ये होती है हमारी वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं कि तो फिर वैल्यू सिस्टम क्या होगा, है ना। वैल्यू सिस्टम क्या होगा, तो सेट ऑफ वैल्यूज अ पर्सन प्रायोरिटाइज ओवर अदर वैल्यू सेट, है ना। कि वैल्यू सिस्टम मतलब एक सेट ऑफ वैल्यूज है, एक दूसरा सेट ऑफ वैल्यूज है, मैं ये प्रायोरिटी दे रहा हूं, कोई ये प्रायोरिटी दे रहा है। फॉर एग्जांपल आप समझना, जैसे मैं बताता हूं आपको, पॉलिटिकल वैल्यूज की अगर बात करें, पॉलिटिकल वैल्यूज की अगर बात करें, तो जैसे मान लो पॉलिटिकल वैल्यूज की अगर बात करें, तो हो सकता है एक बंदा सोशलिस्ट होगा, है ना, एक बंदा सोशलिस्ट होगा, एक बंदा हो सकता है कैपिटलिस्ट हो, एक बंदा हो सकता है कैपिटलिस्ट हो, ठीक है। अब अगर वो बंदा, अगर कोई बंदा सोशलिस्ट है तो कंज्यूमरिज्म पे बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है, वो शेयरिंग पे जाएगा कि शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। और जो कैपिटलिस्ट है वो शेयरिंग पे कभी नहीं जाएगा, वो कंज्यूमरिज्म पे जाएगा। तो ऐसे करते करते एक वैल्यू सिस्टम बन जाएगा, तो दिस इज वैल्यू सिस्टम, ठीक है। और दिस इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू सिस्टम, ठीक है। अब ये बंदा जो है वो इसको प्रायोरिटी देगा, कोई बंदा है जो इसको प्रायोरिटी देगा, दिस इज कॉल्ड वैल्यू सिस्टम, दिस इज कॉल्ड वैल्यू सिस्टम। आई बात समझ में, चलिए। तो वैल्यू सिस्टम इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, एक वैल्यू नहीं, मतलब सेट ऑफ वैल्यूज की, मतलब जैसे नॉर्मली इंडियन वैल्यू सिस्टम क्या है, वी आर रिलीजियस पर्सन, ठीक है, वी आर रिलीजियस पर्सन, है ना, वी लर्न, इंडियंस, नॉर्मली बता रहा हूँ, जनरलाइज मतलब जनरल तरीके, वी आर religious people, है ना, spiritual people, we believe in tolerance, we believe in harmony, we believe in empathy, we believe in mutual respect, and also we believe in patriarchy also। अब देखो भाई क्या सही है क्या गलत है ना। we believe in caste system also। अब इसमें देख लो यार, एथिकली अगर एथिकल मैप पे देखें तो कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें अच्छी नहीं है, बट दिस इज आर वैल्यू सिस्टम जो हमारा इंडियंस का है, जिसको हम प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर अदर सेट ऑफ वैल्यू, ओवर अदर सेट ऑफ वैल्यू। अदर सेट ऑफ वैल्यू में जैसे यहाँ पे क्या हम आर वी मतलब एथिस्ट पीपल, नहीं हम ऐसे नहीं है। क्या हम एस स्पिरिचुअल है, नहीं हम नहीं है ऐसे। क्या हम इनटॉलरेंट है, नहीं हम नहीं है ऐसे। कुछ थोड़ा बहुत सेक्शन होगा लेकिन जनरली इंडियन सोसाइटी इज टॉलरेंट। क्या हम मतलब क्या हम हार्मनी में नहीं रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसे करते करते क्या हम एगलिटेरियन है, नहीं लार्जली तो नहीं है, पेट्रियार्कल है। क्या हम क्लास इक्विटी को फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं भाई, हम तो क्लास हायरार्की को फॉलो करते हैं। तो एक सेट ऑफ वैल्यू ये हो गया और एक सेट ऑफ वैल्यू ये हो गया। आई बात समझ में। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारा वाला वैल्यू सिस्टम अच्छा है, इनका वाला वैल्यू सिस्टम खराब है, क्यों? बिकॉज अथिस्ट होना, है ना, नास्तिक होना कोई बुरी बात नहीं है, एक बात, ठीक है। नॉन स्पिरिचुअल होना कोई बुरी बात नहीं है, ये नहीं होना, टॉलरेंट इनटॉलरेंट होना बुरी बात है, ठीक है। तो ये हमारे में अच्छा, ये हो गया। हार्मनी में रहना अच्छी बात है, नहीं हार्मनी में रहना खराब बात है। ऐसे करते करते लेकिन इक्वलिटेरियन होना अच्छी बात है और इक्विटेबल समाज होना जरूरी बात है। तो मतलब कुछ इनकी वैल्यू अच्छी है, ये मतलब मोरालिटी के कैंपस में नहीं, ये एथिक्स के कैंपस में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कंपास पे बात कर रहा हूँ। तो दिस इज कॉल्ड वैल्यू सिस्टम, जो अपना अपना होता है, मेरा मेरा है, आपका आपका, ठीक है। हो सकता है एज अ टीचर यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, एज अ मेंटोर मैं आपको बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं आपके मतलब मेरी कुछ बातें आपको अच्छी लगेंगी, कुछ बातें नहीं अच्छी लगेंगी। जो आपकी मेरी कुछ बातें आपको अच्छी लगेंगी, उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो आप उसको एथिकल एनालिसिस करके देख रहे हो कि हाँ यार सर सही बोल रहे, भैया सही बोल रहे हैं, या कुछ चीजें इसलिए भी अच्छी लग सकती है कि आप भी वैसा सोचते हो जैसा मैं सोचता हूँ, वो हमारा एक कॉमन वैल्यू सिस्टम हो सकता है दोनों गलत हो लेकिन आप भी वैसा सोचते हो। जो चीज मेरी बात आपको अच्छी नहीं लग रही, उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो आपने एथिकल एनालिसिस किया, है ना, कि सोचा कि यार ये तो गलत बोल रहे हैं यार, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो अपना अपना कुछ पर्सनल चिपका रहे हैं अपने ऊपर। या फिर हो सकता है कि आपका वैल्यू सिस्टम अलग है जो मेरे वाले से मैच नहीं खा रहा। तो आप समझ रहे हो इस पूरे एनालिसिस को, ऐसे समझना आपको। चलिए, तो ये हो गए वैल्यूज और ये हो गया वैल्यू सिस्टम। अब आता है मोरल्स। व्हाट आर मोरल्स? मोरल्स अपन पढ़ चुके हैं पहली क्लास में, वैल्यूज एंड मोरल्स पढ़ चुके हैं। दीज आर इंडिविजुअल या पर्सनल बिलीफ, दिस इज बिलीफ, है ना। और इसलिए जब वो इंडिविजुअल होते हैं बिलीफ, मैंने आपको ये डायग्राम बताया था अगर आपको याद हो तो, है ना, कि वैल्यूज जब पर्सनल होती हैं तो वो क्या बन जाती हैं,
वैल्यू भी अपना बिलीफ सिस्टम है। जब वो पर्सनल होता है तो वो क्या बन जाता है, मोरल्स बन जाता है ना। और जब वो सोसाइटल होता है, जब वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है तो इथिक्स बन जाता है। तो नाउ रीड इट। मोरल्स आर इंडिविजुअल पर्सनल बिलीफ अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इंडिविजुअल है, ये सच है कि नहीं है हमें नहीं मतलब, लेकिन दिस इज आर वे की हम जैसा सोचते हैं, दैट इज आर मोरल्स। तो अभी 3 वर्ड्स मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे। अब अगला क्या है, बिलीव्स। अब देखो वैल्यू से, वैल्यू में निकल के आया, वैल्यू मतलब इज अ बिलीफ सिस्टम, मोरल इज इंडिविजुअल बिलीफ सिस्टम। तो अपन ये पढ़ लेते हैं कि बिलीफ सिस्टम क्या होता है, व्हाट आर बिलीव्स, है ना। अ स्टेट ऑफ माइंड, अ स्टेट ऑफ माइंड हमारे दिमाग की वो है, ठीक है। अ स्टेट ऑफ माइंड विच कैन बी अ हैबिट, विच कैन बी एन आइडिया, अ पर्सन होल्ड्स एज बीइंग ट्रू। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिलीफ की, कि अ पर्सन होल्ड्स एज बीइंग ट्रू, कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है और मुझे लग रहा है वो सच है, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी टेस्टिंग की वो सच है कि नहीं है, मुझे लग रहा है कि वो सच है। अब मैं हेलुसिनेशन की बात नहीं कर रहा कि वो एसी के अंदर मेरे को भूत की शक्ल दिख रही है, वो नहीं, कि मुझे लग रहा है कि एक्स वाई जेड गॉड है। अब आप मुझसे जिद नहीं सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है, दैट इज माय बिलीफ सिस्टम, ठीक है। मुझे लगता है कि मेरे पूर्वज जो हैं वो यहाँ पे मेरे आसपास प्रेजेंट हैं, तो आप मुझसे जिद नहीं सकते हो, ठीक है। आप मुझे सुपरस्टिशियस नहीं बोल सकते हो। मेरे साथ क्या किया जा सकता है, मैं मुझे एजुकेट किया जाएगा चीजों को लेके, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ माइंड जैसे मैं बता ही देता हूं आपको कि हमें क्यों लगता है कि, मतलब देखना समझना, रिलीजन कैसे आया था, रिलीजन कैसे आया था। रिलीजन ऐसे आया था भाई कि वी वर वी यूज्ड टू लिव इन जंगल्स वगैरह, जब हमारा एवोल्यूशन वगैरह हो रहा था, ठीक है। फिर हमारे कुछ लोग जो है वो डेथ हो जा रही थी, कुछ लोगों की, है ना। कुछ को जो है, कुछ को मतलब कुछ की नेचुरल डेथ हो जा रही थी, कुछ को एनिमल्स वगैरह किल कर दे रहे थे, कुछ को अदर अदर जो पार्टी के लोग होते थे वो किल कर दे रहे थे। अब क्योंकि इनके साथ हमारी कुछ मेमोरीज जुड़ी हैं, क्योंकि इनके साथ हमारी कुछ मेमोरीज जुड़ी हैं, तो क्या होगा, ड्रीम्स आएंगे हमको, रात को ड्रीम्स आएंगे, बिकॉज मैंने आपको बताया स्वचेतना, है ना, स्वचेतना। आई डोंट नो कि एनिमल्स को ड्रीम आते हैं कि नहीं आते, बट हमें तो आते हैं, स्वचेतना। अब हमें ड्रीम्स आएंगे तो हमें लगेगा कि वो सच है, सब कुछ है, सपने में आया। एंड दिस इज हाउ कि हमने उनको, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनको हमने क्या बना लिया, उनको हमने सेक्रेड बना लिया, कि वो तो भाई गो धीरे धीरे। अब ये बिलीव जो आती चली गई, ये बिलीव जब आती चली गई, तो ऐसे जो है वो गॉड का फॉर्मेशन, रिलीजन का फॉर्मेशन होता चला गया। इसलिए मुझे मेरी सपने में मेरी दादी माँ आ सकती है, मेरी नानी माँ आ सकती है ना। आपकी दादी माँ, आपकी नानी माँ नहीं आ सकती है, ठीक है। तो दिस इज आर बिलीफ सिस्टम, ठीक है। वो डिफरेंशिएट है, मेरी नानी आके मेरे को क्या बोलती है, आपकी नानी आके आपको क्या बोलती है। और मैंने दादी माँ का, नानी माँ का क्यों नाम लिया, क्योंकि वी वर क्लोज टू देम, है ना। मैं बहुत क्लोज था अपनी नानी जी के, ठीक है। कोविड में मैंने उनको खो दिया, बहुत कोशिश की बचाने की, बट नहीं बचा पाया। और उसी के बाद मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट की। मतलब 8 मई 2021 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में मैंने जून 2021 में प्रॉपर आके यहाँ पे स्टार्ट किया था, और 22 का प्रीलिम्स में फेल हो गया था, 23 का प्रीलिम्स में फेल हो गया था, 24 में इंटरव्यू दिया, 25 में जो है सिलेक्शन हो गया। तो ये ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इसलिए हमें लड़ना नहीं चाहिए आपस में ना, कि तेरा भगवान अच्छा है, तेरा भगवान बुरा, ये वो क्यों, वो हमें भाई, मतलब समझना इस बात को। मैं किसी से कहूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे पाला पोसा है, मेरी माताजी ने मुझे पाला पोसा है, मुझे सक्सेसफुल बनाया, मेरे लिए इतना किया, वो किया, तो मैं उनको पूछता हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैं सही हूँ। अब मैं आपको ये कहूँ कि आप भी उनको पूछो, क्यों भाई, मेरे माता पिता मेरे लिए किया, मैं पूछ लूंगा, ठीक है। आप अपने माता पिता को पूछो, उन्होंने आप मतलब आपके माता पिता ने आपके लिए किया है। तो ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कि मैं आपकी भावनाओं की कदर करूं, आप मेरी भावनाओं की कदर करें। मैं अपनी भावनाएं आपके ऊपर नहीं थोपूं, आप अपनी भावनाएं मेरे ऊपर नहीं थोपें। दिस इज व्हाट वी कॉल टॉलरेंस, दिस इज व्हाट वी कॉल हार्मनी। आगे मैं पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, मार्क्स अपने आप आएगा, ठीक है, जब लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो, ठीक है। तो बिलीव्स कि, और ये वैसे मतलब एग्जाम की बात नहीं है भाई, ये लाइफ में भी बहुत जरूरी है ना, इसलिए। तो खैर, बिलीव अ स्टेट ऑफ माइंड a person holds as being true इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स रैशनैलिटी। ये सबसे मेन बात है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स रैशनैलिटी, मतलब कि वो बात रैशनल है, इररैशनल है, उसके इररिस्पेक्टिव में जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है, जो मुझे ट्रू लगता है, दैट इज माय बिलीफ। इस डेफिनेशन को भाई दिमाग में बिठा लेना, लाइफ टाइम आपके काम आएगी, ठीक है। क्योंकि हम लोगों के बिलीफ सिस्टम से रोज रोज जो है हमारा पाला पड़ता है, ठीक है। और हर इंसान को लगता है कि वो सही है, ठीक है। जब आपकी लड़ाई होती है तो हर इंसान, आप सामने वाला इंसान या आप खुद, सिर्फ और सिर्फ
आप इस चीज को जस्टिफाई नहीं करते हो कि आप मतलब रैशनल हो कि नहीं हो, बस आप इस चीज को जस्टिफाई करते हो कि मैं सही हूँ। ठीक है, तो दिस इज आर बिलीफ सिस्टम। ठीक है, लड़ पड़ते हैं लोग अच्छे खासे, है ना। ठीक है, तो जैसे इंडियन मीडिया है लगा हुआ है एकदम, है ना। चलिए, तो उसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गया वैल्यूज, वैल्यू सिस्टम, मोरल्स एंड बिलीव्स। अब आती हैं वैल्यूज। ठीक है, आई होप ये चार बातें मैं आपको बता पाया। ठीक है, ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये चीज मैं आपको समझा पाया। अब बात करते मतलब अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, और अब आते हैं अपनी यूपीएससी वाली ट्रिक पंक्ति पे कि इस एक वर्ड से मैं आपको जो है सारी की सारी चीजें समझा दूंगा कैसे क्या होती है। ठीक है, और हमारा वैल्यू वाला चैप्टर शॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं पहला, ग्रेप इन एसएमएस मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ग्रेप्स इन मेडिकल एसएमएस मेडिकल कॉलेज। तो देखिए समझिए बात को, है ना, ग्रेप्स इन एसएमएस मेडिकल कॉलेज। ठीक है, मतलब अंगूर है हमारे यहाँ पे एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जहां से मैं पास आउट हूँ, जयपुर में है ये सोएमान सिंह मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ऑफ ग्रेप्स इन या ऑफ जो भी है। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज की बात करें तो कुछ जनरल वैल्यूज होती हैं, कुछ क्या होती हैं, जनरल वैल्यूज होती हैं, कुछ ऐसे ही आर जी फॉर जनरल वैल्यूज, आर फॉर रिलीजियस वैल्यूज। ठीक है, ए फॉर आपका अफेक्टिव, अफेक्टिव का मतलब इमोशंस होता है। ठीक है, अफेक्टिव वैल्यू है ना, ये ए है, ए ई नहीं है, इफेक्टिव अलग होता है। अफेक्टिव मतलब इमोशनल वैल्यूज होती हैं, कुछ पी पॉलिटिकल वैल्यूज होती हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बोलते हैं उनको। ई फॉर इकोनॉमिक वैल्यूज होती हैं, कुछ जो है ई फॉर इन्वायरमेंटल वैल्यूज भी होती हैं, है ना। अगला आई फॉर इंटेलेक्चुअल वैल्यूज होती हैं और इंडिविजुअल वैल्यूज भी होती है जिनको मोरल्स बोल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अगर बात करें, उसके बाद में बात करें तो वो ये हो गया, है ना। आई हो गया इन एन, एन मतलब नेशनल वैल्यूज, है ना। एन मतलब आपकी नेशनल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, एन मतलब नेशनल वैल्यूज होती हैं, एन मतलब नेशनल वैल्यूज होती हैं। और फिर एस एम एस मेडिकल कॉलेज, तो सोशल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, साइंटिफिक वैल्यूज, सिविक वैल्यूज। ठीक है, यही मतलब बार बार रिपीट कर करके लिखी है मैंने इन चीजों को। तो इनको एक एक करके समझते हैं, एक एक करके समझते हैं कि कौन सी वैल्यू क्या होती है, कैसे हमें देखना है इनको। ठीक है, चलिए तो देखो सबसे पहले जनरल वैल्यूज, सबसे पहले जनरल वैल्यूज। पीस इज अ जनरल वैल्यू, नॉन वायलेंस, कोऑपरेशन, नॉर्मल वैल्यू, मतलब बहुत जो भी दिमाग में है बस उनको लिखना सीख जाओ आप, है ना। जो भी आपके दिमाग में है आप उसको लिखना सीख जाओ, मतलब उसको वर्ड्स को खींचना, मतलब ऐसे में लिखना हो तो 12 पेज खींचना सीख जाओ, अगर 10 मार्कर एथिक्स में लिखना हो तो उसको कंसाइज करके लिखना सीख जाओ। बस आप ये सब करना सीख जाओ और आपके मार्क्स आ जाएंगे अपने आप। ठीक है, मतलब एथिकल आप हो, अच्छे इंसान आप हो, बस ये बोल बच्चन करना और सीख जाओ आप। ठीक है, चलिए अब एक बहुत अच्छा इंसान है, मतलब बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अपनी बात बोल नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा, तो फिर उसकी जो है वो आगे निकल के नहीं आएगी, निकल के नहीं आएगी तो मतलब आप कहोगे यार मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मेरे को यूपीएससी सिलेक्ट क्यों नहीं कर रही। भाई आपको बताना पड़ेगा ना यूपीएससी एग्जामिनर को कि आप अच्छे इंसान हो और आपकी सोच जो है वो इतने अच्छे तरीके से आप लिख भी पाते हो। तो जनरल वैल्यूज में क्या आएगा, जैसे पीस है, नॉन वायलेंस है, कोऑपरेशन, एक्चुअली सारी वैल्यू जनरल वैल्यूज ही होती है। रिलीजियस वैल्यू की बात करें तो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सेक्रेड टेक्स्ट। रिलीजियस वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो सेक्रेड टेक्स्ट से आपको मिली है। ठीक है, अगेन मैं वही कह रहा हूँ, सारी की सारी वैल्यू आपस में ओवरलैप भी करती हैं, इसको इधर उधर भी रख सकते हैं, जैसे दीज आर आल्सो जनरल वैल्यूज जो सब में होनी चाहिए वगैरह। तो ये सब चीजें, ठीक है, तो डिराइव्ड फ्रॉम सेक्रेड टेक्स्ट, सेक्रेड टेक्स्ट का मतलब रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, जैसे फेथ, पाइटी, फॉरगिवनेस, ये सब की सब। अब फॉरगिवनेस जनरल वैल्यू भी है लेकिन थोड़ी हायर वैल्यू हो जाती है, फेथ जनरल वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, पाइटी मतलब होता है ना पायस, पवित्रता, वो सब चीजें। अब पवित्रता के नाम पे हम क्या करते हैं, फिर पवित्रता के नाम पे हमने कास्टिज्म कर दिया, पवित्रता के नाम में हमने पट्रियार्की लिया है कि मतलब कुछ एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही पवित्र होते हैं, या फिर एक जेंडर जो है, एक फीमेल जेंडर है, क्योंकि उनके मेंसेस आते हैं तो अपवित्र हो जाती हैं, वो फिर उसका एक नेगेटिव वर्जन चला जाता है। ये है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं क्या उसके बाद अपन बात करते हैं क्या, इफेक्टिव और इमोशनल वैल्यू। इमोशनल वैल्यू जैसे लव, लव इज एन इमोशन, इस पे अलग से क्वेश्चन आते हैं ना, एनवी फियर पे क्वेश्चन आया हुआ है ना, इमोशंस पे अलग से क्वेश्चन आया हुआ है, वो आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे लव इज एन इमोशनल वैल्यू, एम्पैथी इज एन इमोशनल वैल्यू या अफेक्टिव वैल्यू, काइंडनेस इज एन इमोशनल वैल्यू या अफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम हमारे किसको शो करती हैं, अफेक्टिव वैल्यू सिस्टम को शो करती हैं। देन पॉलिटिकल वैल्यूज के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अंदर क्या क्या है, जैसे जस्टिस, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, इक्विटी है, दिस फ्रेटर्निटी है। या अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू की बात करें तो हमारा फेडरलिज्म है, हमारा फेडरलिज्म क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है। अब वैल्यू कैसे हो गई, क्योंकि हम जो है स्टेट और सेंटर दोनों को जो है जो हम बराबर मान के चलते हैं, ये है वो है। तो दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू या पॉलिटिकल वैल्यूज। ठीक है, क्या हमारी पॉलिटिकल वैल्यू इनजस्टिस है, नहीं है। क्या हमारी वैल्यू जो है वो ऑटोक्रेसी है, नहीं है ना, ये सब चीजें हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू हमारी ये नहीं है। ठीक है, हमारी वैल्यू है फ्रेटर्निटी,
है ना, फ्रेटर्निटी है, ना कि हमारी वैल्यू है कि हम हायरार्की में बिलीव करते हैं कि ये ऊपर है ये नीचे है। सोसाइटी करती होगी, वो भी सुधर रही है, रिफॉर्म हो रही है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल में तो हम नहीं करते हैं, ठीक है। देन इकोनॉमिक वैल्यू की बात करें, इकोनॉमिक वैल्यू में जैसे फ्रुगैलिटी, फ्रुगैलिटी आपको वर्ड पता होगा, फ्रुगैलिटी, ठीक है। ये वर्ड्स को याद कर लेना भाई, फ्रुगैलिटी मतलब आप खर्चा नहीं करते हो, सोच समझ के करते हो, मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम काम करते हो, फ्रुगैलिटी। देन थ्रिफ्टीनेस, है ना, कि थ्रिफ्टी का मतलब होता है कि एफिशिएंट होता है एक प्रकार से, है ना, थ्रिफ्टी मतलब अ, आप गूगल भी कर लेना अगर मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ तो। थ्रिफ्टी का मतलब होता है, वैसे आगे मैं बताऊंगा इसको डिटेल में। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कि मतलब आप जो है एफिशिएंटली पैसा खर्च करते हो, दैट इज थ्रिफ्टी। एंड प्रूडेंस हो गया, प्रूडेंस मतलब वही पैसे को लेके ही है। ऐसे ही जो है दिस इज इक्विटेबल इन डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक वैल्यू है। अगर इकोनॉमिक वैल्यू ये नहीं होगी, है ना, ये एक अपने डीपीएसपी भी है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, 39 बी या सी कुछ करके ना, बी तो हाँ बी है, 39 बी है, 39 बी, ये हमारे डीपीएसपी में भी है, 39 बी, है ना। और 39 सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देना है, ठीक है। ऐसे ही एक वैल्यू थी एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रावेगेंस मतलब बहुत ज्यादा खर्चीला होना, एक्स्ट्रावेगेंस मतलब बहुत ज्यादा खर्चीला होना। जैसे फॉर एग्जांपल इस एक्स्ट्रावेगेंसी के चक्कर में ना क्या हुआ था कि लुई 16 जो थे, फ्रांस के एम्परर जो थे, उनकी वाइफ थी मारिया एंटोनिएट ऐसे कुछ करके, मेरी एंटोनिएट, ठीक है। तो उनको जो है कोर्टियर्स ने कहा आके कि मतलब एम्प्रेस, वो पार्टी वार्टी कर रहे थे सब कुछ ना, बहुत खर्चीली थी वो, एक्स्ट्रावेगेंट थी वो, पार्टी वार्टी कर रहे थे सब कुछ कर रहे थे, उनको आके बोला कि मतलब जनता भूखी मर रही है, मतलब वो वहां पे पार्टी में मतलब अनाप शनाप दारू पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि एक मतलब उनको बोला कि मैम, कि एम्प्रेस, लोगों के पास ब्रेड नहीं है खाने को, वो ब्रेड बोलते हैं अपनी वो जो खाते हैं उसको, है ना, कि पीपल डू नॉट हैव ब्रेड्स टू ईट। तो उसने बोला सो व्हाई दे आर ईटिंग, मतलब ब्रेड्स, गिव देम केक ना। अब देखो कितनी इनसेंसिटिव बात बोल दी उन्होंने, कि ब्रेड नहीं है तो केक दे दो उनको, क्योंकि उनके महल में केक की कोई कमी नहीं थी। ये बात भाई अब पता नहीं उन्होंने बोला नहीं बोला, ये बात फैल गई नीचे तक, है ना। उसका नतीजा क्या हुआ, उनका धड़ तन से जुदा हुआ, और लुई 16 का धड़ जो है तन से जुदा हुआ, और फ्रांस की क्रांति आई, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वेगेंसी इज सच अ वैल्यू, ठीक है। कि आप गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो, आप भुखमरी का मजाक उड़ा रहे हो, आप जो है वो अय्याशी कर रहे हो, ठीक है। ये चीज है, बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप पूरा, और भी रीजंस थे उसके, बट एक कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगली वैल्यू की अगर बात करें तो इकोनॉमिक वैल्यू होगी इन्वायरमेंटल वैल्यू। इन्वायरमेंटल वैल्यू में आपकी जैसे, जैसे अमृता देवी बिश्नोई वाली है, इन्वायरमेंट इज मोर देन लाइफ, मतलब वो पेड़ के चिपक के खड़ी हो गई थी राजा की, जो वहाँ के जो राणा जी थे, जो सामंत थे, जो राजा थे, उसकी सेना ने उनको काट दिया उनको, स्टिल मतलब वो पेड़ के चिपकी रही। तो ये इन्वायरमेंटल वैल्यू है जो उन्होंने लाइफ से ऊपर रखी है अपने, ठीक है। आप कुछ कुछ कनेक्शन बन रहे हैं आपको, कैसी चीजें कहाँ पे यूज करनी है, पीवाईक्यू में देखते रहना, आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। एंड इकोसेंट्रिसिज्म हो गया, जैसे ये वर्ड्स लिखने हैं भाई, ये सारे के सारे वर्ड्स लिखने हैं, है ना, मैंने अपने से एक भी नहीं लिखा है, ये मतलब जो टॉपर्स लिखते हैं या फिर जो अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, वो सारी की सारी चीजें हैं, और आपको लिखनी है, इनसे आपका आंसर जो है मेच्योर लगता है, इनसे आपका आंसर अच्छा लगता है। इकोसेंट्रिसिज्म हो गया कि हम जो है इकोलॉजी के सेंटर में सारी पॉलिसी बनाते हैं। इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप, है ना, इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप, स्टीवर्ड मतलब क्या होता है कि वही अगेन कि मतलब स्टीवर्डशिप का मतलब होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, प्रोफेशनली कर रहे हैं, उस टाइप से कर रहे हैं, तो दिस इज इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप, कि हम इन्वायरमेंट को मद्देनजर रख के और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज ऑल्सो इन्वायरमेंटल वैल्यू, कि जब हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं करेंगे, बायोडाइवर्सिटी में क्या आता है, फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा इज प्लांट्स, फोना इज एनिमल्स, एनिमल में फिर फोना में क्या क्या आता है, एनिमल्स, बर्ड्स, एवरीथिंग, रेप्टाइल, जो हम प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन सबको कंजर्व करना है, कंजर्व क्यों करना है, ताकि ये सब रहेंगे तभी तो हम रहेंगे, मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, है ना, वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, देयर इज अ म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, देयर इज अ म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, जो अगर पूरा का पूरा अर्थ या तो पूरा रहेगा पूरा जाएगा, है ना, ऐसे नहीं हो सकता कि कुछ रह जाएगा कुछ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक बैलेंस बिगड़ जाएगा इकोसिस्टम का। आई बात समझ में, तो दिस इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। उसके बाद बात करें इंटेलेक्चुअल वैल्यू, है ना, आप इंटेलेक्चुअल वैल्यू आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, है ना। अच्छा, इसका हालाँकि मतलब इसका वो वाली एजुकेशन से कोई लेना-देना नहीं है कि भाई मैंने तो एमबीबीएस किया, मैं इंटेलेक्चुअल हो गया। नहीं, इंटेलेक्चुअल वैल्यू का मतलब होता है क्या एज़ अ पर्सन आप कैसे हो, इंटेलेक्ट कैसा है आपका। वो मतलब एक एक इलिटरेट इंसान में भी हो सकता है। मोस्टली हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो मतलब वो उनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई, बट दे आर इंटेलेक्चुअल पीपल, है ना। अब इंटेलेक्चुअल का मतलब ये नहीं कि एसी के रूम में बैठ के अरे पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए, ट्रम्प को ऐसा नहीं करना चाहिए। इंटेलेक्चुअलिटी का मतलब होता है कि अगर आप ग गाँव के चौपाल में बैठ के भी अगर मुद्दे सुलझा पा रहे हो समझदारी के साथ कि नहीं बेटा लड़ाई मत करो, देखो ऐसे लड़ाई-वड़ाई करने से कुछ नहीं होता है ना, शांति का संदेश दो, दैट इज ऑल्सो इंटेलेक्चुअलिटी। तो इंटेलेक्चुअल इज क्यूरियोसिटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, ठीक है। रैशनैलिटी,
है ना, रैशनैलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये हमें क्या बनाती है, इंटेलेक्चुअल पर्सन बनाती है। क्यूरियोसिटी का मतलब जानने की एकदम ऐसे भूख लगी रहे, हर टाइम जानने की भूख लगी रहे। ऐसा नहीं कि साहब सर ये नोट्स पढ़ने से हो जाएगा, अरे नोट्स पढ़ने से होगा नहीं होगा, तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मेरे को ये नॉलेज होना चाहिए, सो दैट इन माय लाइफ नोबडी मतलब कैन मतलब मेक फन ऑफ मी, है ना, कि मतलब आपको तो यही नहीं पता, ठीक है। कल को मैं एकदम मान लो ऐसा सूट बूट पहन के जाऊं, मतलब ऑफिस में जाके बैठूं और मैं एकदम बेसिक सी बात पे मेरी ऐसे इंसल्ट हो जाए, क्या मतलब है ना, मतलब क्यों पढ़ाई की अभी इतनी ज्यादा, ठीक है। याद नहीं आए कोई चीज, वो समझ में आता है, कोई चीज समझ में नहीं आए तो वो तो कैसे चलेगा फिर, है ना। तो दिस इज इंटेलेक्चुअल वैल्यूज, ठीक है। क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप जो भी पढ़ रहे हो यूपीएससी के सिलेबस में, आप जैसे भी पीवाईक्यू को लेके, सिलेबस को लेके, कुछ लोगों का मतलब मैं पर्सनली कॉल करता हूँ बच्चों को, है ना, कोशिश करता हूँ, वीसीज भी मैं करता हूँ कि जितना मेरे पास टाइम है मैं मैक्सिमम डिलीवर कर पाऊँ। कुछ लोगों का होता है कि सर कंसिस्टेंसी नहीं बन रही, पढ़ने का मन नहीं करा। अरे इसको एग्जाम की तरह पढ़ोगे तो पढ़ने का मन कैसे करेगा यार, दिस इज अ लाइफ चेंजिंग जर्नी, जब आप ऐसे पढ़ोगे तब पढ़ने का मन करेगा, क्यूरियोसिटी आएगी कि यार ये है क्या, मतलब आईएएस बनते कैसे हैं, है ना। और मैं मतलब फिर आप इंजॉय करोगे इस जर्नी को कि आई एम डेवलपिंग, आई एम प्रोग्रेसिंग, आई एम ग्रोइंग, है ना। तो दिस इज क्यूरियोसिटी। उसके बाद बात करते हैं रैशनैलिटी। जैसे द मोर यू आर लर्नड, द मोर यू रीड, the more you read, the more you become learned, and the more you become learned, the more you develop rationality. Simple, है ना, लिख लेना, क्या सही वर्ड आ गए, है ना। ऐसे बोल बच्चन करने होते हैं भाई आंसर, मतलब कि द मोर यू रीड गुड टेक्स्ट वगैरह, है ना, और द मोर यू लर्न, एंड द मोर यू लर्न द मोर रैशनल यू बिकम। कि जैसे इसलिए जैसे मान लो कि मैंने किसी एक एक्स वाई जेड रिलीजन का टेक्स्ट पढ़ा, ठीक है, मैंने एक्स वाई जेड किसी एक रिलीजन का टेक्स्ट पढ़ा, तो मैं उसकी सारी महानताएं, मतलब ठीक है, मेरे को ये समझ में आ गई। अब अगर मैं मतलब अब अगर मैं एक अच्छे से पढ़ लूंगा ना, तो मेरा मन करेगा सारा फिर पढ़ने का, और फिर मुझे समझ में आएगा कि बेसिक जो क्रक्स है सबका, बेसिक जो क्रक्स है हर रिलीजन का, वो सेम है, ठीक है। सब बोलते हैं कि मतलब प्यार से रहो, सब बोलते हैं कि भाईचारे से रहो, सब बोलते हैं कि एक दूसरे का हिंसा मत करो, सब बोलते हैं कि एक अच्छी एथिकल लाइफ जियो, ठीक है। विच मीन्स जो आदमी नफरत की बात कर रहा है, जो औरत नफरत की बात करे, उसने इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि उन्होंने रीड नहीं किया, तो उन्होंने लर्न नहीं किया तो रैशनल बातें नहीं करेंगे। फिर वो, हाँ वो मतलब हमारे यहाँ कहावत है, बार घोड़ो तो धार मचाते रहेंगे, मतलब वो उत्पात मचाते रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज रैशनैलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, देखो एक एक वर्ड है ना, आगे एथिक्स में कई बार आने वाला है, मैं समझाऊंगा, अभी नहीं समझ में आया आगे समझाऊंगा, ठीक है। आप लोड नहीं लेना, बस आप ये वर्ड्स लिखते चले जाओ, धीरे धीरे इनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती चली जाएगी, ठीक है। ये वाला पीडीएफ मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा वैसे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि मतलब अब से आगे आएगी ऑब्जेक्टिविटी, तो मैं वही बता दूंगा, अभी बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है, एग्जाम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होती है, तो मेन चीज सब्जेक्टिव की आप लिखोगे अपने मन की, प्रीलिम्स इज ऑब्जेक्टिव की 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से सही है वो आपको चूज करना है, उसमें आपके दिमाग नहीं चलेगा, ठीक है। अब यूपीएससी मजे ले ले वो बात अलग है, बट जो सही है वो आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स में से एक को मेरे को कोई किसी जॉब पे रखना है, ठीक है। अब हो सकता है एक मेरा नोन है, हो सकता है एक मेरे जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ का है, हो सकता है एक एमबीबीएस का ही किया हुआ हो सकता है एक मतलब मेरा अननोन हो। तो मैं इस ये सब क्राइटेरिया नहीं लगाऊँगा, मैं क्या लगाऊँगा कि भाई ऑब्जेक्टिवली आई विल डिसाइड कि सबसे मेरे को जो काम करवाना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कंटेंट क्रिएट करवाना है मान लो, या मेरे को पीडीएफ बनवानी है, इनमें से जो बेस्ट होगा मैं उसको लूँगा, ठीक है। या फिर हो सकता है मेरा क्राइटेरिया ये हो कि बेस्ट भी हो और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे उत्पात भी नहीं मचाता हो, जैसे मेरे को शांति से काम करना पसंद है। तो अगर कोई बहुत मतलब अपने काम में बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा मतलब दिन भर फ़ोन आए जा रहे हैं, फ़ोन आए जा रहे हैं, मतलब एक एक बच्चा था मेरे पास, है ना? हर 15 मिनट बाद, "बाबू क्या कर रहे हो? खाना खा लिया?" अब मैं इरिटेट हो जाता था उससे यार कि काम में मतलब ध्यान नहीं लगता, तो मेरे को उसको निकालना पड़ा फिर। तो दिस इज़ ऑब्जेक्टिविटी, आई बात समझ में? चलिए, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें तो अगेन वही, रैशनैलिटी इज क्रिटिकल थिंकिंग। दैट इज व्हाई क्वेश्चन के अंदर हमेशा प्रॉम्प्ट क्या आता है, क्वेश्चन के अंदर लास्ट कमांडिंग वर्ड क्या आता है, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट। अब क्रिटिकली देखो, एक तो होता है क्रिटिसिज्म, एक होता है क्रिटिकल, एक तो होता है क्रिटिसिज्म, एक तो क्या होता है क्रिटिसिज्म, और एक होता है क्रिटिकली एनालाइज, एक होता है क्या क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिसिज्म तो क्या है कि मैं इसकी आलोचना कर रहा हूं, क्या आलोचना, कि मैं बुराई कर रहा हूं। क्रिटिसिज्म की यार ये मनोज भाई साहब है ना अच्छा नहीं पढ़ाते, दिस इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिकलिटी या क्रिटिकल एनालिसिस आलोचनात्मक एनालिसिस, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, विवरण नहीं पता नहीं, एनालिसिस, ठीक है। मतलब कि
इसका ये तो ये हो गया कि भाई ये आदमी सही नहीं पढ़ा था, ठीक है, ये आदमी सही नहीं पढ़ा था, मत कर। एंड दिस आलोचनात्मक एनालिसिस इज की यार ये इनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये ऐसे-ऐसे है, ये दिस इज क्रिटिकल एनालिसिस। तो यानी कि हम जो आंसर में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, किसी भी एक एक्स वाई जेड टॉपिक हमारे पास होता है तो उसके हम प्रोज लिखते हैं या पॉजिटिव्स लिखते हैं, फिर हम उसके कॉन्स लिखते हैं या नेगेटिव्स लिखते हैं, फिर हम जो है एक वे फॉरवर्ड देते हैं कि ऐसा होना चाहिए। दिस इज क्रिटिकल एनालिसिस। तो ये हमें कब समझ में आएगी क्रिटिकल थिंकिंग, जब हम जो है वी रीड, वी लर्न एंड वी बिकम रैशनल। ठीक है, तो ये एक इंटेलेक्चुअल वैल्यूज हो गई, और भी हो सकती हैं, मैंने दो दो चार चार लिखी हुई हैं, है ना, इतना बहुत होता है आई थिंक। ठीक है, ठीक है। तो ये अपन चल रही है, जी हो गया, आर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इंटेलेक्चुअल हो गया। अब आते हैं इंडिविजुअल वैल्यूज। इससे पहले ये कर लेते ओफ, है ना, ओफ। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज क्या होती है, मैंने कल आपको बताया था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉफिटेबिलिटी होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी होगी, है ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा। देखो जैसे प्रॉफिटेबिलिटी मतलब मैं एक अच्छा इंसान हूँ, सब कुछ ठीक है, झूठ नहीं बोलता, ये नहीं करता, लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कमा के नहीं दे रहा हूँ, तो मेरा क्या करेगी ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं आपको आगे ही बताऊंगा। ठीक है, एफिशिएंसी और वो सब चीजों में। ठीक है, दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में मान लो काम कर रहा हूँ उसके मतलब डिनर पे बैठा हूँ और शेकी मार रहा हूँ कि पता है हमारे यहाँ पे ऐसे होता है, पता है हमारे यहाँ पे ये होने वाला है। अब उससे क्या होगा, मतलब आई एम जियोपार्डाइजिंग द मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो सीक्रेट्स हैं वो सब। ठीक है, तो और ऐसे लोगों को सब ढूंढ रहे होते हैं कि यार इससे पता कर ले, इसको पता कर ले। हनी ट्रैप में और क्या होता है, हनी ट्रैप में ये सब होता है। ठीक है, और बताओ ना बेबी क्या चल रहा है आपके यहाँ पे, है ना, तो वो बता देते हैं बेबी को, और वो बेबी आगे आगे जाके बता देते हैं, और वो फिर वो पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी। तो भैया मतलब जिसकी खाओ उससे निभाओ, सिंपल सी बात है, चाहे देश है चाहे जो भी है, जिसकी खाओ उससे निभाओ। एंड देन कस्टमर, नमक हलाली जिसको बोलते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये भी जरूरी है कि भाई मतलब मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, और माय कस्टमर इज माय पेशेंट। ठीक है, अब मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है, वट जो भी है, मैं टेबल के इस साइड बैठा हूँ, है ना, और मैं सोच रहा हूँ यार समझ क्यों नहीं रहे ये लोग, बेवकूफों की तरह बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब भाई मैंने पढ़ा है, मेरा दिन भर का यही काम है, उसका तो दिन भर का काम नहीं है ना 365 दिन की वो पेशेंट बने, वो कभी कभी पेशेंट बनता है, तो जब वो पेशेंट एक्चुअली वर्ड मतलब पेशेंट इम्पेशेंट हो जाता है। पेशेंट वर्ड है पेशेंस से, है ना, पेशेंट में कभी पेशेंस नहीं होते, वो इम्पेशेंट हो जाता है, क्योंकि वो पेन में है भाई, वो पेन में है, समझ रहे हो। उसका रोज रोज का काम नहीं है कि डॉक्टर मिलेगा और वो मतलब वो पेन में है, तो हो सकता है वो आप पे मतलब इरिटेटिंग सा बिहेव करे, हो सकता है वो आपके पास आके मतलब वो लाइन में लग के परेशान हो, वट मतलब आपकी लाइन में 10 लोग लगे हुए, हो सकता है जो 8वें नंबर पे खड़ा है, उसको ज्यादा पेन हो रहा हो, वो नहीं खड़ा हो पा रहा हो। तो ये चीजें मुझे समझनी पड़ेंगी, ये चीजें मुझे समझनी पड़ेंगी कि मुझे इलाज भी करना है, मुझे इन चीज़ों का अब किसी को अब जैसे मान लो लाइन सरकारी हॉस्पिटल में बाहर 100-100 लोगों की लाइन लगी होती है, ठीक है? और मेरा कहीं न कहीं मतलब यूपीएससी में आने का एक रीज़न ये भी था कि मेरा मैनेजमेंट अच्छा था। मतलब मैं वार्ड में जाता था तो 100-100 लोगों को मतलब अच्छे से मैनेज कर लेता था, ठीक है? मतलब मेरा जो यूनिट हेड या एचओडी वगैरह होते थे, वो बोलते थे, "यार मनोज जाके सँभाल इनको।" क्योंकि किसी पे चिल्लाना नहीं है ना, अब 100 लोगों की भीड़ है, गार्ड बेचारे गार्ड भी 8,000 की नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे। वो चिल्ला रहे हैं, उन पे क्या करेंगे, उनसे उनके काबू में नहीं आ रहे, डॉक्टर्स के काबू में नहीं आ रहे, फिर डॉक्टर एक-एक पेशेंट को 2-2 मिनट ही दे पा रहा है, बीच में से कोई वीआईपी पेशेंट आ जाता है। एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मतलब 100 लोग हैं, तो मैं उनको जाके देखो यार आप लोग ऐसे करोगे तो कैसे काम कर पाएँगे? मैं उनको मतलब एक मैं उनको प्यार से समझाने की कोशिश करता था। कुछ लोगों की जो जेन्युइन लगता था कि यार ये कोई बूढ़ी अम्मा है, तो आ जाओ अम्मा पहले आप आ जाओ, ठीक है? इस टाइप से चीज़ें करते थे, है ना? कुछ लोगों को समझ में आता था ड्रामे कर रहे हैं ये, भाई तुम बैठो तुम्हारा कुछ करते। तो दिस इज़ कस्टमर सैटिस्फैक्शन कि आपको कस्टमर सैटिस्फैक्शन अच्छा, सिर्फ बातों से काम नहीं चलाना, डिलीवर भी करना है, ठीक है? उनका इलाज भी अच्छा होना चाहिए, तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़, ठीक है? या फिर प्रोफेशनल वैल्यूज़ भी बोल सकते हैं इनको, दीज़ आर प्रोफेशनल वैल्यूज़, ठीक है? देन आता है फेमिलियल वैल्यूज कि आप एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें, आप अपनी जो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको निभाएं। ठीक है, अब मान लो कि मैं मतलब आप कल को बड़े अफसर बन जाएंगे, ठीक है, बड़े अफसर बन जाएंगे और मतलब रिसेंटली हुआ मेरे साथ कि मैं अपनी मम्मी का फोन नहीं उठा पाया, ठीक है, और फिर मैं भूल गया है ना गलती से, तो मम्मी ने मेरे को डांट दिया कि बेटा इतना बिजी भी नहीं होना लाइफ में कि माँ का फोन नहीं उठाओ, ठीक है। तो दिस इज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप वो जो फुलफिल करोगे, ठीक है। कुछ आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, ठीक है, कि पेरेंट्स का फोन पहली घंटे में उठना चाहिए, मतलब हम ये फॉलो करते हैं, पेरेंट्स का फोन पहली घंटे में उठना चाहिए, लव इंटरेस्ट का फोन पहली घंटे में उठना चाहिए, एंड बाद में जब बच्चे हो जाए तो बच्चों का फोन। इतना इंसान का इतना तो है ना, आप चाहे मतलब पीएम बन जाओ चाहे कुछ भी बन जाओ, ये 3-4 कॉल है ना पहली घंटे में उठनी चाहिए। हाँ भाई बताओ, क्योंकि भाई मतलब समझ रहे हो ना क्या कनेक्शन होता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं सॉलिडैरिटी, उसके बाद क्या बात करते हैं सॉलिडैरिटी की आपके अंदर एक बॉन्ड होना चाहिए, एक फैमिली का बॉन्ड होना चाहिए आपकी। सॉलिडैरिटी इन फैमिली मतलब आपका आपके स्पाउस के साथ अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, आपके चिल्ड्रन के साथ अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ, आपकी जॉइंट फैमिली में अच्छे बॉन्ड होने चाहिए। अगर ये फैमिली वैल्यू, तो हमारी फैमिलियल वैल्यू कैसी है इंडिया की, इंडिया की फैमिलियल वैल्यू कैसी है
इंडिया की फैमिली वैल्यू है जॉइंट फैमिली वाली, है ना, जॉइंट फैमिली वाली, हम प्यार मोहब्बत से मिल बांट के रहते हैं, ठीक है। मतलब आपने वेस्टर्न मूवीज में देखा होगा, ही इज माय अंकल एंड आई एम गोइंग टू हिज हाउस आफ्टर 10 years। हमारे यहाँ नहीं होता, मैंने हर छठे महीने हम चाचा जी के दो खाने पहुंच जाते हैं। तो दिस इज प्रोफेशनल। अच्छा, ये हो गया फैमिली वैल्यूज। प्रोफेशनल वैल्यू, अच्छा, इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो अलग अपन फैमिली में पढ़ेंगे। प्रोज तो ये कि सौहार्द होता है, कॉन्स क्या है कि फिर वो हेड ऑफ द हाउस की चलती है और फिर उसके डिसीजन सबको फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो एथिकल हो, भी उसकी मोरालिटी पे चलता है सब कुछ, ठीक है। नाउ दिस इज प्रोफेशनल, दिस इज प्रोफेशनल वैल्यू। जैसे इंजीनियर की है तो सेफ्टी होनी चाहिए भाई। इंजीनियर की प्रोफेशनल वैल्यू क्या है कि मतलब कोई इंजीनियर अगर पुल बना रहा है और वो पुल टूट रहा है, मतलब वो आदमी करप्ट है, वो आदमी अनएथिकल है, वो पुल टूट कैसे रहा है। अब आप कहोगे कि यार वो तो चीजें होती है, नहीं भाई, तुम्हारा घर क्यों नहीं टूट रहा, तुमने घर बनवाया, वो क्यों नहीं टूटा, ठीक है। ऐसे जैसे आप किसी भी सिटी के अंदर जाओगे तो वहाँ की जो सिविल लाइंस की रोड होती है ना, जो जहाँ पे मतलब सीएम के या फिर डीएम के या मंत्रियों के, इन लोगों के बंगले होते हैं, वहाँ की रोड देखना कभी, इतनी एकदम मक्खन की तरह होती है ना, मतलब हम मतलब जोकिंगली बोल देते हैं कि ऐसे जीप से चाट लो, इतनी प्यारी रोड्स होती है ना। फिर वो शहर में क्यों नहीं है, वहाँ क्यों है, वहाँ कौन सा माल लगाया आपने, वहाँ क्यों नहीं लगाया। बजट देखोगे, बजट दोनों का सेम है। दैट मीन्स वहाँ करप्शन, जिस भी ठेकेदार ने बनाया वहाँ करप्शन नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे खड्डा दिख गया तो मंत्री आता जाता उसको टोक देगा तो टेंडर नहीं देगा, लेकिन नॉर्मल मोहल्ले में वो खड्डा चल जाएगा। तो दिस इज प्रोफेशनल वैल्यूज। अगर इंजीनियर का बनाया हुआ पुल टूट रहा है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं या तो डायरेक्टली जो है करप्शन हुआ है, या करप्शन होते हुए इन्होंने चुपचाप देखा है उसको, ठीक है, कुछ किया नहीं है। ऐसे ही सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए प्रोफेशनल एथिक्स में। सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं अभी 5 दिन पढ़ा दूं, फिर अगले 10 दिन नहीं पढ़ाऊं, आप वेट कर रहे हो यार चौथा लेक्चर नहीं आया, क्या हो गया। सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए प्रोफेशनल। आप देखना, मतलब जो भी इंसान जो है वो सक्सेसफुल होता है, जो भी इंसान सक्सेसफुल होता है, फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। अभी सारे देखो, मैं ज्ञान की बातें नहीं बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीजें आपको आंसर्स में लिखनी है, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग। अब जैसे सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर है। एक अपन क्रिकेट से ले लेते हैं, एक जैसे मेसी है या रोनाल्डो है, अभी बहुत चल रहे हैं न्यूज़ में ना, मेसी है, रोनाल्डो है, ठीक है। एक हमारे पीएम है जैसे, है ना, एक हमारे पीएम हो गए जैसे, और ले लेते हैं जैसे, है ना, एक अभी ममता दीदी हैं जैसे, है ना। अब और ले लेते हैं, बॉलीवुड में देख लेते हैं ना, जैसे एसआरके हैं जैसे, है ना, अमिताभ बच्चन है जैसे, अक्षय कुमार हैं जैसे। इन सब लोगों में है ना, स्पोर्ट्स में ले लेते हैं जैसे जैसे फोगाट सिस्टर्स हैं जैसे, है ना, फोगाट सिस्टर्स है। इन लोगों में क्या चीज कॉमन है, इन लोगों में क्या चीज कॉमन है, ठीक है। वो ग्रेट कैसे बने, इसलिए सचिन से बहुत अच्छे बैट्समैन आए थे, है ना, सचिन से बहुत कामली अच्छा खेलते थे, है ना, काफी अच्छा खेलते थे, और भी काफी लोग आए, है ना। ऐसे इनसे भी बहुत अच्छे एक्टर है, मतलब अक्षय कुमार तो अब एक्टिंग करते भी नहीं है, वो तो उछल कूद ही करते हैं सिर्फ, ठीक है, ठीक है। इनसे भी अच्छे फुटबॉलर्स आए, बहुत नेचुरल अच्छे फुटबॉलर्स आए। बट व्हाई दे आर गोट, व्हाई दे आर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, या फिर व्हाई दे आर ओजीज इन देयर फील्ड, बिकॉज वो अपना काम एकदम निरंतर करते रहे, है ना। अक्षय कुमार फ्लॉप हो, हिट हो, सब कुछ हो, मूवी नहीं छोड़ता कभी नहीं, लोगों की 5-5 साल मूवीज नहीं आती है, ठीक है। सचिन ने कभी मतलब, सचिन ने संन्यास कब लिया, सचिन बोल रहे थे कि मैं संन्यास तब लूंगा, लोग सोच रहे थे कब संन्यास लेंगे, 40+ के हो गए। सचिन का ये कहना था कि जिस दिन मैं सुबह 5 बजे नहीं उठ पाऊं, उस दिन मैं संन्यास ले लूंगा, ठीक है। तो जब ये नहीं उठ पाते थे, कि उनको लगा कि आप मुझे नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, नाउ आई शुड रिटायर एंड आई शुड एंजॉय माय द सेकंड इनिंग। तो सचिन हो गए जैसे। ऐसे ही जैसे ये हमारे पीएम मोदी हैं, या जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, हम हमारे लिए बहुत ईजी है इनको करप्ट बोलना, या इनके लिए कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलना। जैसे केजरीवाल हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव है, वट जो भी है ना। अब ये अच्छे हैं, करप्ट है, वो तो इसलिए हो गया कि दे आर द मिरर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जैसे सोसाइटी है वैसे इनको काम करना पड़ता है। बट द थिंग इज कि एक 75 साल का आदमी, एक 75 साल का आदमी या एक 75 साल की औरत दिन में सच में इतने घंटे काम कर रहा है ना, इतने घंटे काम कर रही है, लोगों से मिल रहा है, बहुत मतलब एक टाइम के बाद बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ये सब, बट स्टिल दे आर डूइंग। तो दे आर डूइंग आर देयर जॉब। तो उनके प्रोफेशनल वैल्यूज जो है वो बहुत शानदार है, उनके प्रोफेशनल वैल्यूज जो है वो बहुत शानदार है, एंड दैट इज व्हाई दे आर गोड्स, एंड दैट इज व्हाई दे आर ओजीज, ठीक है। और यही आपको करना है, आपको अपनी प्रोफेशनल वैल्यूज बहुत अच्छी रखनी है। यूपीएससी में सिलेक्शन कैसे होगा बच्चों, यूपीएससी में सिलेक्शन है ना, आप इंटेलिजेंट हो ना, तब नहीं होगा, ठीक है। इंटेलिजेंट कई आए कई चले गए, कईयों के तारे जमीन पे आए यहाँ पे। आपको क्या है, कंसिस्टेंट रहना, आपको क्या रहना है, कंसिस्टेंट रहना है आपको, क्योंकि दिस इज योर, व्हाट इज योर प्रोफेशन नाउ, योर प्रोफेशन इज स्टूडेंट, ठीक है, आप स्टूडेंट हो। अब प्रोफेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हो। तो योर प्रोफेशन इज स्टूडेंट। आपकी प्रोफेशनल वैल्यू क्या है, यूपीएससी को जो कुछ चाहिए मैं करूंगा, यूपीएससी मेरे को बोलेगी एक एक टांग पे खड़े होकर डांस कर, मैं करूंगा, ठीक है।
और मैं कंसिस्टेंटली ये काम करूँगा ताकि यूपीएससी का एक दिन तो मन जो है वो रिझ जाए और वो मुझे जो है सेलेक्ट कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तपस्या करते थे तो ये राक्षसों की तपस्या ज़्यादा सफल क्यों होती थी? क्योंकि राक्षस लोग है ना जिद्दी होते थे। राक्षस लोग जो है वो जिद्दी होते थे। बैठ गए सर्दी, बर्फ-वर्फ सब कुछ में बैठे हुए हैं, तो फिर भगवान खुश रहेगा। यार ऐसी होती है भक्ति तो, ठीक है? तो ऐसे यूपीएससी को आपको खुश करना है कि ऐसी होती है भक्ति तो। चलो इसको ले लो अंदर, आ जाओ बेटा। चलो। ठीक है? तो अभी तक हमने क्या कर लिया? जी, जनरल वैल्यूज़ कर दी, रिलीजियस वैल्यूज़ कर ली, अफेक्टिव इमोशनल वैल्यूज़ कर दी, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ कर ली, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक वैल्यूज़ कर ली, इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल वैल्यूज़ कर ली, है ना? अभी हम नेशनल वैल्यू करेंगे, स्पिरिचुअल ये सब वाली वैल्यूज़ करेंगे, एसएमएस-एमसी वाली और उसके अलावा हमने ओएफ में क्या-क्या किया? ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू की, एफ में हमारे हमने क्या वो किया? फ़ैमिलियल वैल्यूज़ की, प्रोफेशनल वैल्यूज़ की, ये सारी की सारी की, ठीक है? अब अपन बात करते हैं अपनी अगली सेट ऑफ वैल्यूज़ की। ठीक है? तो अपन थे हाँ, नेशनल, इंडिविजुअल वैल्यूज़ मतलब वो मॉरल वैल्यूज़ ही होती हैं एक्चुअली, ठीक है? जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, अब ये सबसे हाईएस्ट वैल्यूज़ होती हैं, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, मैं आप में होनी चाहिए सब चीज़ें, ठीक है? अब इनका मतलब क्या है अच्छे से बताऊँगा मैं आपको, अच्छे से बताऊँगा, अभी ये है कि ये वैल्यूज़ आपके अंदर होनी चाहिए, याद रखना बस। नेशनल वैल्यूज़ में बात करें तो पैट्रियोटिज़्म होनी चाहिए, ठीक है? रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सिम्बल्स होनी चाहिए, है ना? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मतलब करनी चाहिए आपको। अब पैट्रियोटिज़्म कैसा है भाई देखो कि किसने तो कहा था यार मतलब स्टेट इज़ द बिगेस्ट माफिया नहीं जैसे आप समझना बात को पैट्रियोटिज्म का मतलब मैं रैशनल हूँ, आई एम अ रैशनल पर्सन है, दैट डज नॉट मीन कि मैं कल को किसी को ये यार मेरा देश तो ऐसे ही है, मैं ये नहीं कहूंगा किसी को भी, ठीक है? बिकॉज आई एम अ पैट्रियोटिक पर्सन, ठीक है? मेरे देश में क्या कमी है वो मैं बताऊंगा, है ना? मेरा नाम मनोज भारत है, मैं भारत हूँ, मतलब मैं एक भारत का कण हूँ, ठीक है? भारत का एक कण हूँ मैं, तो मुझसे ही भारत बना, मतलब मेरे जैसे 150 करोड़ लोगों से भारत बना है। तो मैं अपने देश की कमियाँ बताऊँगा, कभी नहीं हिचकूँगा, ठीक है? अब मैं जब देश में जो कमियाँ बता रहा हूँ दैट डज़ नॉट मीन कि मैं पैट्रियोटिक नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं पैट्रियोटिक हूँ इसलिए मुझे कमियाँ जो हैं वो अखर रही हैं, उनको ठीक करने का मैं जो है वो चाहता हूँ, ठीक है? अब ये तो हो गया पैट्रियोटिज़्म, दूसरा वैल्यूज़ क्या है कि यार ऐसे ही है यार, बाहर चलो। ये काम नहीं करना भाई कभी भी, ठीक है? मेनी पीपल गेट मेनी अपॉर्च्युनिटीज़ और जाना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? वेरेवर यू गेट अपॉर्च्युनिटी जाना चाहिए बिल्कुल, लाइफ इज़ सच ओनली कि आप रहो, पैसा कमाओ, सब कुछ लेकिन आप भूलो मत, अपनी जड़ों को मत भूलो, किस गाँव से आप आए हो, किस जिले से आप आए हो, किस शहर से आप आए हो, कौन से देश से आप आए हो, कभी भी अपने मतलब रूट्स को हमें नहीं भूलना चाहिए, है ना? जो रूट्स को भूल जाते हैं फिर वो उनको कोई याद नहीं रखता। तो रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सिंबल्स, रिस्पेक्ट फॉर अगला है रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सिंबल्स। अब देखो अब ये रिस्पेक्ट है ना एक सब्जेक्टिव वर्ड होता है। मैंने कल की क्लास में भी पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि मतलब वी आर रिस्पेक्टिंग ट्राइकलर, हम ट्राइकलर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तिरंगे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब उसको हम झुकने तक नहीं देते हैं, ठीक है? अगर वो ढंग से भी नहीं लगा हुआ ना, अगर वो जो है ना वो जो पोल है वो अगर ऐसे भी हो जाए तो वो हमें डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, हम उसको सीधा कर देते हैं, ठीक है? और यूएस के अंदर क्या है कि मतलब दे वियर द अंडरवियर्स ऑफ मतलब उनके कलर जो उनका जो क्या बोलते हैं उनके झंडे का, ठीक है? यूके के अंदर जो यूनियन जैक उनका झंडा उसके कलर की उसके डिजाइन की वो अंडरवियर पहनते हैं। तो रिस्पेक्ट का उनका अलग मतलब है, अपना अलग मतलब है, ठीक है? कि भाई उनके लिए कि भाई ये कपड़े का ही तो पार्ट है, मतलब अगर हम तिरंगे का गमछा लटका सकते हैं तो वो उनका अलग है, ठीक है? बट द पॉइंट इज फिर हम विजिलेंटिज्म पे आ जाते हैं, कि जैसे आप ध्यान देना कि कभी अभी 16-17 में कब हुआ था कि नेशनल एंथम है ना सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम गाया जाएगा, ठीक है? ईमानदारी से सोच के बताना, सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम गाया जाएगा तो जैसे नेशनल एंथम स्टार्ट होता है, आप आइडियली क्या करते हो, सीधे सावधान मुद्रा में खड़े होते हो, आंखें बंद करते हो और एकदम मतलब मैं तो एंजॉय करके जोर जोर से गाते हैं, जन गण, ठीक है? अब अब हाँ, ईमानदारी से बताना कि जब आप सिनेमा हॉल में होते हो और आप नेशनल एंथम गा रहे हो, तब आपकी आपकी आँखें ऐसे नहीं होती, कौन नहीं गा रहा? कौन नहीं गा रहा? भाई दिस इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग योर मतलब नेशन, ठीक है? दिस इज़ नॉट द वे यू रिस्पेक्ट योर नेशनल एंथम, ठीक है? आप आँख बंद करो, एन्जॉय करो, है ना? गाओ उसको, वो गूज़बम्प्स लो, वो फीलिंग लो। आप इस चीज़ से मतलब मत रखो कि कौन नहीं गा रहा। कौन अपने पैट्रियोटिज़्म के कौन से स्टेज पे, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिर आप देखते हो अच्छा वो नहीं गा रहा ना, ये क्यों नहीं गा रहा होगा नेशनल एंथम? क्या रीज़न होगा इसका? अरे उसका रीज़न उसका अपना है, गा रहा है, नहीं गा रहा, ठीक है? आप टोक दो, पक्का नहीं गाएगा ना, डिक्टेंस थ्योरी बोलते हैं इसको, मैं आगे बताऊँगा आपको, ठीक है? तो दिस इज द ट्रू रिस्पेक्ट कि जो जैसा कर रहा है वो सही है, मैं ऐसा करूं अनटिल अनलेस कोई क्राइम नहीं कर रहा मेरे सामने कोई ट्राई कलर को जला नहीं सकता, समझ रहे हो आप? मेरे सामने कोई तिरंगे को जला नहीं सकता, दैट इज अ क्राइम, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, ठीक है? बट अगर मैं किसी को कहूँ कि तू तू तिरंगा क्यों नहीं उठा रहा, भाई वो हो सकता है किसी परेशानी में हो, वो हो सकता है उसका मतलब उसको कोई एलिनेशन हुआ हो, कोई गुस्सा आया हो, वट एवर द रीजन में बी, तो ये ऐसे आपको चलना है, बिकॉज क्या है कि नफरत की बात
एक बार के लिए बहुत अच्छी लगती है लेकिन सस्टेनेबल नहीं होती है। प्यार की बातें हो सकता है एक बार के लिए बोरिंग लगे लेकिन सस्टेनेबल है। तो दीज आर आर कहाँ पे गए, पेट्रियोटिक नेशनल वैल्यूज, पेट्रियोटिज्म, रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सिंबल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी मतलब आप चल रहे हो, अब मैं जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर में रहता था, तो अब मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, समझना बात को, आप यूपीएससी की, और ये सारे एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो कहीं पे भी जैसे कॉन्टेक्स्ट लगे आपको। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान जो मेहनत किया ज्यादा, मतलब इन चीजों को, वैल्यूज वैल्यूज को पढ़ा नहीं, है ना, एक नॉर्मल इंसान मेहनत किया, पैसा कमा लिया, बीएमडब्ल्यू खरीद लिया, उसकी खिड़की से पिज्जे का डब्बा बाहर आया ना, पिज्जे का मतलब पिज्जा गार्बेज बाहर आया ना, पिज्जा खाया, कोक पिया, बाहर फेंक दिया, ठीक है, क्योंकि भाई बीएमडब्ल्यू 60 लाख की, वो जो है वो क्या बोलते हैं, खराब नहीं होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए, तो उसने क्या किया, रोड को गंदा कर दिया। हो सकता है वो मतलब मनी विदाउट एजुकेशन इज, मतलब मैं तो यूजलेस मानता हूँ। तो वो इतना बड़ा कल्प्रिट नहीं है, ठीक है, उसको समझाया जा सकता है, वो समझे नहीं समझे आई डोंट नो, बट उसके बच्चों को स्कूल में समझाया जाना चाहिए, करिकुलम में ये सब चीजें होनी चाहिए। बट यहाँ मैंने ओल्ड राजेंद्र नगर में देखा या फिर करोल बाग में देखा कि बड़े बड़े डिस्कशन चल रहे हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है, चाय का कप एकदम ऐसे ऐसे डिस्कार्ड कर देते हैं ना, फेंकते भी नहीं है। हम गार्बेज फेंकते नहीं, हम डिस्कार्ड कर देते हैं कि चाय का कप पिया, एकदम ऐसे छोड़ दे, मेरा था ही नहीं, है ना। ये क्या है भाई, आप मतलब आप क्या पढ़ रहे हो आप, है ना, आप क्या बनोगे यूपीएससी में, क्या क्लियर करोगे आप यूपीएससी, है ना, कर भी लोगे तो कहीं ना कहीं, कहीं बड़े सेक्रेटरी हो गए, चाय का कप फेंकोगे, एम्बेरसमेंट हो जाएगा, है ना। कहीं विदेश में जाओगे, आपकी इन आदतों की वजह से वहां एम्बेरसमेंट हो जाएगा, लाइफ में कहीं ना कहीं एम्बेरसमेंट हो जाएगा कि यार ये तो कुरकुरे का पैकेट का यार फेंक दिया, ये क्या देश को बदलेंगे, ठीक है। तो हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कि ये हो गया। तो और पता है शुरू में जोर आता है इन चीज़ों में, शुरू में जोर आता है, जैसे आप में से कितने बच्चे होंगे जो पीजीज़ वगैरह में रहते हैं, सीढ़ियों में कचरा डाल देते हैं यार, मतलब कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, कचरे वाले को जो भाई होते हैं उनको कचरा देने के लिए, तो हम सीढ़ियों में रात को रख के सो जाएँगे। भाई दे आर पब्लिक प्रॉपर्टी, आप मतलब ऊपर से जो लोग चल के आ रहे हैं उनको आप परेशान कैसे कर सकते हो? है ना? ये सिविक सेंस थोड़ी होती है, और उसमें आप पढ़ क्या रहे हो सिविल सर्विसेज के बारे में? क्या आप जो है मोरल वैल्यूज़ और गवर्नेंस और सैनिटेशन के बारे में पढ़ रहे हो? कि आपको इतनी वो नहीं है कि आप मतलब मैं पूछता था बच्चों से, मैं यार बाहर क्यों रखा है यार, दिक्कत आती है रात को, कुत्ता और बिल्ली आएंगे फाड़ के चले जाएंगे, पूरा ऐसे गटर बना हुआ है पूरी सीढ़ियों के अंदर। बोला हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। अरे यार कुछ करो ऐसी व्यवस्था कि आप जल्दी उठो। अब जो कचरा आप अपने घर के मैं बोलता था घर के अंदर क्यों नहीं रख सकते आप इसको? बोला घर के अंदर बदबू हो जाती है। तो जो कचरा आप अपने घर के अंदर नहीं रख सकते, वो आपने घर के बाहर कैसे रख दिया? है ना? ये चीज़ें सोचने वाली हैं। दीज़ आर फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड ऑल। तो दीज़ आर वो नेशनल वैल्यूज़ में आती है सारी की सारी, सिविल वैल्यूज़, किसी में भी लगा सकते हो आप इनको, ठीक है? देन आता है सोशल वैल्यूज़। सोशल वैल्यू में अगेन वही अपना देम, ठीक है? टॉलरेंस, हार्मनी, एम्पैथी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये हमारी सोशल वैल्यूज़ है। टॉलरेंस होनी चाहिए मुझे अगले के विचारों के लिए, हार्मनी होनी चाहिए प्यार मोहब्बत से, कि हमारा डिफरेंस कुछ हो गया बातों बातों में, दैट डज नॉट मीन कि अरे आदमी खराब है औरत खराब है। एक हार्मनी होनी चाहिए, ठीक है। और एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी का डेफिनेशन आपको पता ही होगा, मैं भी आगे बता दूंगा। एम्पैथी कि आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस, है ना, और मैं उसके हिसाब से फिर काम करूं, ठीक है। एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म, दोनों की दोनों जो है वो सोशल वैल्यूज है, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म हमें वेस्ट से मिला है और कलेक्टिविज्म हमारा ईस्ट का, हमारा इंडिया का खुद का है। ऐसे ही मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म, अब देखो इंडिविजुअलिज्म बैड वैल्यू नहीं है, वैल्यू वैल्यू होती है, ठीक है। और कलेक्टिविज्म भी वैल्यू होती है, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म के अपने फायदे अपने नुकसान है, कलेक्टिविज्म के अपने फायदे अपने नुकसान है, ऐसे ही मतलब प्रोज एंड कॉन्स है। ऐसे मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है, दोनों अपनी अपनी वैल्यूज है। मटेरियलिज्म वेस्ट से आया, स्पिरिचुअलिज्म हमारा है। और स्वामी विवेकानंद की बातों का कोर क्रक्स यही है कि द मटेरियलिज्म ऑफ वेस्ट एंड द स्पिरिचुअलिज्म ऑफ ईस्ट अगर वो मिल जाए तो मतलब वर्ल्ड कैन चेंज, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आती है मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज मतलब इंडिविजुअल, वही राइचियसनेस, फेयरनेस, कीपिंग प्रोमिसेस वगैरह वगैरह, कि मैं अपनी बात का पक्का हूँ, ठीक है। मैं अपनी बात का पक्का हूँ, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, मैं अपने वादे का पक्का हूँ, ये हो गया कीपिंग योर प्रोमिसेस, ठीक है। अब कीपिंग ऑफ प्रोमिसेस ये वैल्यू है एक, है ना। अब इस ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप यू आर कीपिंग योर प्रोमिस, जो आपने बनाया और उसके लिए आपको कोई क्राइम करना पड़ रहा है या फिर कोई आपको अनएथिकल काम करना पड़ रहा है, बट आपको लग रहा है बिकॉज आपके मोरल बोल रहे हैं कि मैं तो अपना वचन निभा रहा हूँ, ठीक है। अब कटप्पा ने अपना वचन निभाने के लिए कि मैं क्राउन की सेवा करूंगा, उन्होंने बाहुबली को मार दिया, ठीक है। अब वो कितना ही इमोशनल ड्रामा वहां पे उस मूवी में हुआ होगा, एथिकली एनालाइज करे तो अ पर्सन कांट किल अनदर पर्सन, ठीक है, सिंपल। और वो भी बैक स्टैबिंग, मतलब धोखा नहीं दे सकते, वो सबसे ज्यादा बड़ा क्राइम था, ठीक है। वो मामा मामा कर रहा है बेचारा, उसको मार दिया आपने, ये हो गया। और ऐसे ही फेयरनेस और राइचियसनेस, ये सारी चीजें ये अपन आगे करेंगे, एक एक डिटेल में करेंगे, समझेंगे इनको। ऐसे साइंटिफिक वैल्यू में जैसे एविडेंस बेस्ड रीजनिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। कोई भी चीज में अब जैसे ना एक रिलीजन को अगर छोड़ दें, मतलब ना तो एक धार्मिक इंसान ये कह सकता है कि भगवान
मतलब ना तो एक मतलब आप ये प्रूव कर सकते हैं कि भगवान है, और ना आप ये प्रूव कर सकते हैं कि भगवान, ये देखो ये थोड़ा सा यार मेरे नोट्स ने पानी पी लिया, थोड़ा सा पार्डन मी फॉर दिस, है ना। तो मैंने कुछ पानी वानी रख दिया हुआ इसके ऊपर, बट आई होप आपको दिख रहा है ये मोटा मोटी, है ना। तो कोई ना तो कोई ये क्लेम कर सकता कि भगवान है, और ना कोई ये क्लेम कर सकता कि भगवान नहीं है, तो एक आस्था का विषय हो जाता है, उसको आस्था पे छोड़ देना चाहिए। साइंटिफिक में क्या होता है, एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, कि कोविड चाइना से आया है, प्रूव करो, साइंटिफिकली प्रूव करो, या फिर जो चीज, जो इंसान की साइंटिफिक वैल्यू अच्छी होती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट अच्छा होता है, या फिर वो इंसान इनोवेशन कर पाते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन, अब न्यूटन वो सेब गिरा तो ग्रेविटी का आविष्कार किया। राइट ब्रदर्स को जब राइट ब्रदर्स थे बचपन में, ये सारे के सारे लिखनी है भाई चीजें। राइट ब्रदर्स जो हैं, उनको उनके पेरेंट्स ने, जब वो बच्चे थे, उनके पेरेंट्स ने उनको ना एक लकड़ी का ऐसा चील गाड़ी जैसा बना के दिया था। तो उनके दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया कि यार हम सच में क्यों नहीं उड़ सकते, है ना। उन पूरी जवानी उसमें लगा दी और उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार कर दिया। ऐसे ही वो अल्बा एडिसन कौन थे, उन्होंने बल्ब बल्ब का आविष्कार कर दिया। ठीक है, तो ये किससे आता है, क्यूरियोसिटी से आता है, ये एविडेंस बेस्ड रीजनिंग से आता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट से आता है। ठीक है, गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी गोल है, गैलीलियो ने कहा पृथ्वी गोल है, कोई कैलकुलेशन करके कहा होगा। कल एक परसों मैंने एक आपको सेकंड लेक्चर 2 में मैंने आपको वो भी बताया, सिकेरो था एक, है ना, एक गैलीलियो था, चर्च ने टांग दिया। गैलीलियो बोला कि पृथ्वी गोल है, चर्च तो ये बोल रहा था कि नहीं पृथ्वी चपटी है। ठीक है, उनको टांग दिया, बोला माफी मांगो, बोला नहीं तो साइंटिफिक बात है, तो उनको फिर जो है फांसी पे टांग दिया। ठीक है, स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म इज आल्सो साइंटिफिक वैल्यू। ठीक है, कि आप हर चीज को ऐसे ही नहीं मान ले रहे हो फेस वैल्यू पे, आप उसको रीजनिंग के बाद मान दो, दैट इज कॉल्ड स्केप्टिसिज्म, है स्केप्टिक, मतलब आई एम स्केप्टिक, कि मतलब आप समझ गए ना स्केप्टिसिज्म क्या होता है। ठीक है, देन बात करते हैं एक्यूरेसी और ऑब्जेक्टिविटी, ये भी साइंटिफिक वैल्यू है। उसके बाद बात करते हैं सिविक वैल्यूज। सिविक वैल्यू में फंडामेंटल ड्यूटी सारी की सारी वो सिविक वैल्यूज में आती है। ठीक है, अब ये सारी की सारी वैल्यू क्या है ना, आपको एक जगह नहीं लिखनी है, इनको समझना है, और जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट बैठे वैसे वैसे लिख देनी है आपको, जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट बैठे वैसे वैसे आपको लिख देनी है वैल्यूज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये मैंने आपको वैल्यूज का मोटा मोटा बता दिया। अब बात करते हैं क्या हाँ, तो भाई अपन ये कर रहे थे ह्यूमन वैल्यूज, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक पेज पढ़ाने में 1 घंटा लगा दिया, तो बात ऐसी है भाई, ये बहुत सारे पेजों में लिखा हुआ था, जिसको मैंने एक जगह सम अप किया है, और तो इसलिए अब आपको बस इतना याद करना है, इतना लिखना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे ही मैं अपने नोट जो है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा पीडीएफ बना के, ये देखो, और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे भी लिंक मिल जाएगा आपको। ये मेरे नोट्स हैं, है ना, इस टाइप के, है ना। ये बहुत मतलब सिंपल से मैंने नोट्स बना रखे हैं। ये मैं आपको, इसमें सब कुछ कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है, मतलब आपको, और अगर नहीं है तो आप लिख लेना, मैंने जगह दी हुई है। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये अपन करते हैं क्या, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, तो अपन ने ये कर लिया, अपन ने ये वाला पार्ट कर लिया, ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज कर ली। अब अगला पार्ट क्या आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज में एक तो वो थी, एक तो नॉर्मल क्लासिफिकेशन अपन ने किया कि जनरल वैल्यूज, ये वैल्यू वो वैल्यू। अब एक करते थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप का क्लासिफिकेशन करते हैं, थोड़ा सा और लिखने के हिसाब से, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा और बेटर क्लासिफिकेशन हमको दिखे, तो ये हम करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। तो अब देखना कि क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू जो ब्रू बेसर ने बताया, क्या ब्रू बेसर ने बताया, कौन है मेरे को नहीं पता, कहीं पे नाम मतलब था ऐसा, तो ब्रू बेसर ने ये बताया, ब्रू बेकर या ब्रू बेसर जो भी है, कि एक इमीडिएट वैल्यूज होती है, एक इमीडिएट वैल्यूज होती है, एक रिमोट वैल्यूज होती है। ये एक अलग सेट है और ये एक अलग सेट है। ठीक है, मैंने एक जगह लिख दिया, इमीडिएट वैल्यू मतलब जैसे बायोलॉजिकल साइकिक नीड्स। ठीक है, कि आपकी बायोलॉजिकल नीड है ना, फूड वगैरह, साइकिक नीड वगैरह, ये इमीडिएट होंगी। रिमोट मतलब इंटेलेक्चुअल या रैशनल नीड्स वगैरह। ठीक है, अब जैसे वो थ्योरी ऑफ नीड्स है ना, किसकी है, मिलेनोव्स्की की है क्या, थ्योरी ऑफ नीड्स, कि सबसे पहले आपको बेसिक बेसिक नीड्स कंप्लीट होंगी, तब आप सेकंड पे जाओगे, थर्ड पे जाओगे। बेसिक नीड्स में क्या होगा, आपको फूड मिले, स्लीप मिले, शेल्टर मिले, ये बेसिक है ना। उसके बाद आप जाओगे कि ये बेसिक नीड्स मिलती रहे, उसके लिए फूड मिलता रहे, उसके लिए आप शादी करोगे। ठीक है, स्लीप मिलती रहे, उसके लिए आप हाउस बनाओगे, और उसके बाद जब ये सब कुछ मिलने लग जाएगा, तब आपको चाहिए इंटेलेक्चुअल, यानी कि इज्जत चाहिए होगी फिर अब आपको, है ना। तो फिर आप फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स की बात करोगे ना, गरीब आदमी बात नहीं करेगा इन लोग इन चीजों की। ठीक है, तो दीज आर रिमोट एंड ये वाली वैल्यूज। ठीक है, आगे भी आएंगे, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि ये दो टाइप की वैल्यूज कौन सी है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना, कि एक्सटेंसिव वैल्यू क्या है, दे आर मीन्स टू एन एंड। ठीक है, ये बेसिकली मीन्स है। फॉर एग्जाम्पल इनका जो लोकस है वो आउटसाइड है, मतलब आई एम फॉलोइंग समथिंग,
कोई और चीज के लिए, ठीक है। वो मेरी पर्सनल वैल्यू नहीं हो सकती है, लेकिन मैं उसको कंफर्म कर रहा हूँ। कंफर्म का मतलब ये वाला कंफर्म। देखो एक तो ये कंफर्म होता है ना, एक तो ये कंफर्म होता है और एक ये कंफर्म होता है, ठीक है। ये कंफर्म होता है। ये वर्ड ध्यान रखना भाई, सेक्सी वर्ड्स होते हैं एग्जाम के लिए। ये तो होता है कि आप पहले कंफर्म करते हो सही है या गलत है, ठीक है। और ये वाला कंफर्म का मतलब होता है कि आपने मान लिया। तो आपको आइडियली क्या करना चाहिए, एथिक्स में बार बार लिखेंगे कंफर्म, आपको ये करना चाहिए, ठीक है। आपको कंफर्म नहीं करना चाहिए, पहले कंफर्म करना चाहिए, ठीक है। चलिए खैर, तो एक्सट्रिंसिक वैल्यूज दे आर द मींस टू एन एंड। मींस टू एन एंड मतलब, और गांधी जी तो गलत मानते हैं इस चीज को, ठीक है। जो करो अच्छे से करो, मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग अ चैरिटी, चैरिटी इज अ वैल्यू, ठीक है, चैरिटेबल। लेकिन अब मैंने कल पिछली क्लास में आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 में कि अगर आप चैरिटी कर रहे हो, पे बैक के लिए चैरिटी कर रहे हो, या फिर ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए कर रहे हो, तब तो ठीक है। लेकिन आप चैरिटी कर रहे हो एनजीओ बना के टैक्स इवेजन करने के लिए, तो गलत हो जाएगा ना। तो यू आर मीन्स टू एन एंड कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक एक्सट्रिंसिक वैल्यूज होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू अगेन मैं रिपीट कर दूं अगर आप भूल गए हो तो, वैल्यूज न्यूट्रल होती है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, एथिकल अनएथिकल नहीं होती है, उनके एप्लीकेशन जो है वो एथिकल अनएथिकल बनते हैं बाद में, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो एंड इन इटसेल्फ, ठीक है, जैसे परमानेंट एंड अल्टीमेट वैल्यूज, ठीक है, कि मैं सच इसलिए बोल रहा हूं, मैं सच इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे कोई फायदा होगा, है ना। मैं सच इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे कोई फायदा होगा, मैं सच इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे बोल के अच्छा लगता है, ठीक है। इस टाइप का इंट्रिंसिक वैल्यू जो मैं अपने अंदर इनग्रेंड होती है, ठीक है। आई एम अ पीसफुल पर्सन, आई एम अ पीसफुल पर्सन नॉट बिकॉज कि मैं पीसफुल रहूंगा तो मतलब मुझे कुछ फायदा होगा। आई एम अ पीसफुल पर्सन बिकॉज मेरी ऐसी वैल्यूज हैं, मुझे शांत रहना पसंद है, ठीक है। तो दीज आर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यूज, ठीक है। ये तो हो गया क्या करेक्ट क्लासिफिकेशन, एक तो वो ग्रेप्स वाला हो गया, एक ये हो गया। ये याद रखना आपको भाई, बहुत काम आती है सब चीजें, ठीक है। चलिए उसके बाद में बात करते हैं क्या, उसके बाद में बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू। यहाँ पे आती है अपनी ट्रिक पंथी वापस से कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू। अब इतना सारा याद कैसे रखोगे, ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू, की वैल्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक तो अपन ने पढ़ी कौन सी वैल्यू होती है, क्या होती है, कैसे होती है। अब अपन पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वैल्यू के। तो आपको याद रखना पहल, पहल इज ए कीवर्ड, पहल आइस, है ना। पहल याद रख लो पहले तो, पहल, है ना। अब इन्हीं वर्ड्स को ना घुमा घुमा के अलग अलग आंसर्स में लिखना होता है आपको। जब मैं आपको देखो अभी सिर्फ शांति से तसल्ली से 11 महीने हैं अपने पास, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो, सिर्फ समझो, अपने दिमाग में अपनी बुद्धि में उसको एब्जॉर्व करो, ठीक है। इनको फिर अप्लाई कैसे करना आंसर्स में, वो भी अपन आंसर राइटिंग के साथ करेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू, पहल, पी मतलब वैल्यूज आर ऑलवेज इन पेयर, ठीक है। ए इज वैल्यू हमारा एटीट्यूड से रिलेटेड होती है, ये अलग अलग से चैप्टर करेंगे इसको। एच इज वैल्यूज हमारे हमेशा हायरार्की में होती है, ठीक है। ए का मतलब वैल्यूज हमेशा अक्वायर्ड होती हैं, इनेट नहीं होती है, मतलब हम सीखते हैं बचपन से, मतलब लेके पैदा नहीं होते। एंड एल का मतलब हम उसको लर्न करते हैं, हम उनको लर्न करते हैं, ठीक है। तो अपन पी से बात करें, पेयर्स में होती है, मतलब एक वैल्यू होगी, एक उसकी काउंटर वैल्यू होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि एक वैल्यू है वो है और दूसरी गलत है, मतलब एक सही है दूसरी गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वैल्यू नॉट नेसेसरीली नेगेटिव, जो काउंटर वैल्यू है नेगेटिव नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्थोडॉक्स है, कोई लिबरल है, अब इसमें से क्या सही है क्या गलत है आप नहीं मान सकते। ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स होता है, लिबरल लिबरल होता है, ठीक है। एक ऑर्थोडॉक्स मतलब हो सकता है वो अपनी किसी अच्छी बात को लेकर ऑर्थोडॉक्स भी तो हो सकता है ना, ए हो गया। एक लिबरल हो गया, जैसे ऑर्थोडॉक्स चर्च होते हैं कि वो क्रिश्चियनिटी के कोर प्रिंसिपल्स को मानते हैं, अब वो सही है। और एक लिबरल्स हो गए, वो ऐसा नहीं है, वो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बस उनके आपस में नहीं बनती, ठीक है। एक ऐसे पट्रियार्की और इगलिटेरियनिज्म। अब ये देखो पट्रियार्की और इगलिटेरियनिज्म, यहाँ पे पट्रियार्की इज मतलब नेगेटिव काइंड ऑफ वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये याद रखना कि मैंने आपको बताया था कि कोई यहाँ पे है और कोई यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो है ना वो इस डिस्टेंस को हो सकता है या तो मेंटेन करना चाहे या फिर दोनों बराबरी की बात करे। लेकिन जो यहाँ पे है ना वो कभी भी है ना, वो या इस मेंटेन नहीं रखना चाहेगा, एक बात तो वो हमेशा बराबरी की ही बात करेगा, वो इसकी बात नहीं करेगा कि मैं इसके ऊपर आ जाऊं, नहीं, ठीक है। तो पट्रियार्की की जो अपोजिट वैल्यू है, जो काउंटर वैल्यू है, वो मेट्रियार्की नहीं होगी, है ना। पोजिट इसलिए ना पट्रियार्की पट्रियार्की की जो ऑपोजिट वैल्यू है मेट्रियार्की नहीं होगी। पट्रियार्की की अपोजिट वैल्यू है कि समाज जो है इगलिटेरियन होना चाहिए। इगलिटेरियन मतलब जहां पे मेल और फीमेल दोनों बराबर रहे, ठीक है। ये हो गया। इसलिए एक अच्छी बात होती है कि इसलिए जो मतलब आप सही कोर्स के लिए लड़ते हो तो आप हमेशा अपने आप एथिकल हो जाते हो, ठीक है। ये बात है। चलिए, क्योंकि आप है ना ये नहीं बोल सकते कि देश में पट्रियार्की है तो इसके मेट्रियार्की होनी चाहिए, नहीं भाई, एगलिटेरियन होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। ऐसे ही है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। अब
नॉर्मली देखना, अब मतलब इफ यू एग्री विद मी, नॉर्मल जोकिंगली कॉलेज में वेज वालों को है ना, नॉन वेज खाने वाले एकदम मतलब एकदम राक्षस जैसे लगते हैं, ठीक है, और नॉन वेज खाने वालों को वेज जो है वो बेवकूफ जैसे लगते हैं, है ना, दोनों चीजें गलत हैं। आप वेज खाओ नॉन वेज खाओ, वो आपका एक वैल्यू, आपका अगेन वही बचपन से, मतलब अगर मैं नॉन वेज खाता हूँ तो वो मैं बचपन से मैंने सीखा है, या फिर कॉलेज में आके मैंने सीखा है, अपने दोस्तों के साथ सीखा है, ठीक है। हो सकता है घर में नहीं खाते हो सकता है घर में खाते हो, मैं नहीं खाता, वो मेरी पर्सनल, हो सकता है मैंने कभी पशु कटते हुए देख लिया, मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने छोड़ दिया हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी वैल्यू सिस्टम है, ठीक है। आप इनको बुरा नहीं बोल सकते और आप इनको बुरा नहीं बोल सकते, ठीक है, ये आपकी अपनी अपनी वैल्यू सिस्टम है, ठीक है। हाँ, जैसे हम हमारी कॉलेज में था, हमारी कॉलेज में ये था कि हमने कभी भी, मतलब कभी भी किसी को, है ना, मतलब अगर, मतलब हम 10 दोस्त हैं, मान ले 2 दोस्त नहीं खाते हैं, तो उनके ऊपर कभी थोपा नहीं, क्योंकि देखो समझना बात को, यहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आती है कि जो वेज खा रहे हैं ना, ये मान लो 10 में से 2 लोग वेज खा रहे हैं, ठीक है? 10 में से 2 लोग वेज खा रहे हैं और 8 लोग हैं जो नॉन-वेज मतलब खाते हैं। लेकिन अगर ये 2 लोग हैं, इनको अगर ये बोल रहे हैं कि यार हमको नॉन-वेज देखते ही वॉमिटिंग होती है, नॉन-वेज देखते ही वॉमिटिंग होती है, तो फिर ये 8 दोस्तों का ये फर्ज़ नहीं बनता कि नहीं हम तो खाएँगे, दिस इज़ मेजॉरिटी, ये है, वो है, नहीं। आपको इनकी जो है वैल्यू की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? कि यार जो मतलब ये खाना ही तो है यार, हम वेज खा लेंगे, हम पनीर भुर्जी खा लेंगे, ठीक है? हम कुछ और खा लेंगे, दाल पी लेंगे। अगर हमारे 2 दोस्तों को इस चीज़ से उल्टी आ रही है, वॉमिटिंग हो रही है, तो हम नहीं खाएँगे ना। सिंपल। हाँ, ये इनको सोचना चाहिए, ठीक है? दिस इज़ हाउ हार्मनी, दिस इज़ हाउ म्यूचुअल रिस्पेक्ट वर्क्स, ठीक है? और इन 2 दोस्तों को भी ये देखना चाहिए कि सच में उल्टी आ रही है तभी बोलना चाहिए, ड्रामा नहीं करना चाहिए कि यार इनको भी देखना चाहिए कि यार खा लो कोई बात नहीं, हम नहीं खाते, आप लोग खा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये अपनी तरफ से इन्होंने रिस्पेक्ट दिखाई और ये इन्होंने रिस्पेक्ट दिखाई, ठीक है? हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता था जैसे भी मतलब मतलब आई एम अ फॉन्ड ऑफ नॉन वेजिटेरियन, बट यहाँ मेरे यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान, मेरा कोई दोस्त-वोस्त आता है जो नॉन वेज नहीं खाता, तो मैं बनाना भी अवॉइड करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो नहीं खाता तो मेरा मानना ये है कि मतलब उसके लिए जो है वो चीज़ें बड़ी पेनफुल हो सकती हैं कि कोई उसके सामने बैठ के नॉन-वेज खाए। तो ये चीज़ें को हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? ऐसे हम धीरे-धीरे जो है वो इंक्लूसिव बनते हैं, टॉलरेंट बनते हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है? एक-दूसरे के वो अननेसेसरी का ये नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये नहीं करना चाहिए अननेसेसरी का, ठीक है? अननेसेसरी की ये नहीं करनी चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं आगे का, आगे की बात करते हैं तो आगे में क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स में? अच्छा, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। अब एक एक वैल्यू है कैपिटलिज्म की, एक वैल्यू है सोशलिज्म की। दैट डज़ नॉट मीन कि ये सही है, वो गलत है। इसके अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, इसके अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। कैपिटलिज्म को फॉलो करके यूएसए बहुत चमक गया, ऐसे ही सोशलिज्म को फॉलो करके यूएसएसआर बहुत चमका था, है ना? दोनों में अपने-अपने हैं वो हैं, ये भी मतलब ठीक है। अब हमें आइडियली क्या करना चाहिए? हमें आइडियली एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, ये डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है? देयर शुड बी अ बैलेंस इन बोथ दीज़, ठीक है? हमारा स्टेट कैसा है, इंडियन स्टेट कैसा है, इंडिया इन दोनों का वो है, ठीक है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो है सोशलिस्ट वैल्यू है, लेकिन हम कैपिटलिस्ट भी हैं, तो वी आर बेसिकली अ वेलफेयर स्टेट, वी आर अ वेलफेयर कैपिटलिज्म हम फॉलो करते हैं बेसिकली, ठीक है? तो ये हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पेयर में आती हैं वैल्यूज़। आप समझ में आई आपको बात? पेयर में आती हैं वैल्यूज़। ये एक है। वैल्यू कभी भी अकेली नहीं आएगी, पेयर में आएगी। ठीक है? दूसरी बात करते हैं ए। ए इज़ फॉर एटीट्यूड रिलेटेड होती है। अब एटीट्यूड मैं आपको बताऊँगा एटीट्यूड क्या होता है ना? उसमें मतलब जो हमारा एटीट्यूड है वैसी हमारी वैल्यू बनती है। जैसे हमारा एटीट्यूड पैट्रियोटिक है तो हमारी वैल्यू भी वैसी होंगी। हमारा एटीट्यूड अगर आलसी वाले का है, आलसी इंसान का, तो हमारी वैल्यूज़ भी वैसी होंगी। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है, बस इतना याद रख लो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है कि आर एटीट्यूड जो होता है उससे रिलेटेड होती है वैल्यू, या फिर हमारा एटीट्यूड जो होता है वो वैल्यू को शेप करता है और हमारी वैल्यूज हमारे एटीट्यूड को शेप करती है। ठीक है, ये कैब मॉडल होता है, कॉग्निशन, इफेक्ट एंड बिहेवियर। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है 1 घंटे का, वो मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वैल्यूज आर इन हायरार्की। वैल्यूज हमेशा हायरार्की में होती हैं। हायरार्की में कैसे? ये मास्लोज, अच्छा हाँ, मास्लोज का है वो, मास्लोज नीड ऑफ हायरार्कीज, है ना? मास्लो ने दिया था ये वैल्यू सिस्टम, वो मैं आपको आगे कराऊं। ये है ना यार, ये रहा मास्लो। मास्लो ने दिया था कि 3 टाइप की वैल्यूज होती हैं। क्या 3 टाइप की वैल्यूज होती है? मास्लो ने क्या बोला था? 3 टाइप की वैल्यूज होती हैं, है ना? और वो हायरार्की में अरेंज्ड होती हैं। सबसे मेन, सबसे पहली बेसिक वैल्यूज, ठीक है? सबसे बेसिक क्या है? अच्छा, ये ऐसा ही कांसेप्ट मेलिनोव्स्की ने भी दिया था एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, वो लेकिन आप मास्लो याद रखना क्योंकि एथिक्स में ये ज़्यादा रिलेवेंट है। दिस इज़ बेसिक वैल्यूज़, देन आती है उसके बाद आती है ये आपकी इंटीग्रेटिव वैल्यूज़ और उसके लास्ट में आती है इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़। तो वही है बेसिक वैल्यू, रोटी, कपड़ा, मकान, शेल्टर, है ना? फूड हो गया, स्लीप हो गया, है ना? उसके अलावा सेक्स हो गया, ये कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं, है ना? उसके अलावा आपकी हेल्थ हो गई है। अब वो सब मिलती रहे इंटीग्रेटेड वे में, तो फूड के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं? मैरिज करते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ, है ना?
कि वो सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि खाना बनाने वाली कोई चाहिए, स्लीप के लिए हम हाउस बनाते हैं, ठीक है? ऐसे सेक्स के लिए अगेन वही मैरिज करते हैं। तो ये सारी हमारी इंटीग्रेटेड नीड, और ये सारी की सारी जब नीड सारी की सारी नीड जब हमारी पूरी जाती है, तब हम इंटेलेक्चुअल नीड्स पे जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो रिच क्लास है, जो अमीर लोग हैं, जो एलीट लोग हैं, वही ज़्यादा राइट्स की बात करते हैं, ठीक है? चाहे वो सोशलिस्ट हो, जैसे भी हों, ठीक है? कि ऐसा कहा जाता है ना कि अब एसी के जो सोशलिस्ट जो लॉबी होती है, जो सोशलिस्ट लॉबी है, कम्युनिस्ट लॉबी जो होती है, वो मतलब एसी चैम्बर्स में बैठ के गरीबी की बातें करते हैं, ठीक है? मतलब मुझे पर्सनली चीज़ बिल्कुल सही नहीं लगती, ठीक है? गरीबों के बीच में जाके गरीबी की बातें करो, बट ठीक है, एटलीस्ट आप बात कर रहे हो, एटलीस्ट आप बात कर रहे हो, एटलीस्ट आप सोच रहे हो, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर फिर आपको काम भी करना चाहिए, ठीक है? ये हो गया आपकी इंटेलेक्चुअल वैल्यूज, ठीक है? अब इसलिए वो कहावत है ना, भूखे पेट ना भजे गोपाला उलाला उलाला। तो भूखे पेट जो है ना, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, भूखे पेट सिर्फ आपको रोटी याद आएगी, है ना? जब पेट भर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तब आपको फिर इज्जत चाहिए होगी, ठीक है? गरीब है ना, ऐसे करता है अपने हाथ, गरीब अपने हाथ ऐसे करता है, ठीक है? भीख वो भूखा पेट है, वो मांग लेगा, ठीक है? लेकिन आप ऐसे किसी से हाथ नहीं मांग के रोटी नहीं खा सकते हो ना। क्यों? क्योंकि आपकी नीड्स पूरी हो चुकी है, आपके पेरेंट्स ने नीड्स पूरी कर दी है। अब जो है आपकी इंटेलेक्चुअल नीड्स है कि आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारा देश में हर किसी को मौका नहीं मिलता है। बहुत कम, बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। इसलिए डिप्रेशन में, एंग्जायटी में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, समझ पा रहे हो, दैट मीन्स आपको बहुत अच्छे मौके आपकी लाइफ में मिले हैं। आपके पेरेंट्स की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से। इसे एन्जॉय कीजिए, ठीक है? तो हायरार्किकल होती है, प्रायोरिटी बेस्ड होती है, प्रेफरेंस बेस्ड होती हैं, और ये तो वैल्यू सिस्टम होता है कि हम एक वैल्यू सेट को दूसरे एक वैल्यू सेट 1 को वैल्यू सेट 2 से ऊपर रखते हैं, ठीक है? ऐसे ये मास्लो की होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, आप लोग भी थोड़ा देख लीजिएगा एग्जांपल को, या अपने से लिख लीजिएगा। तो राम एंड सुग्रीव ने किसको प्रायोरिटी पे रखा? इनको मारने को प्रायोरिटी पे रखा, उसको छुप के चाहे मारना पड़े। ऐसे ही कर्ण है, कर्ण ने ना दान को ऊपर रखा, फिर फ्रेंडशिप को उसके बाद में रखा, और उसके बाद में उसने जो है वो बाकी चीज़ों को रोका। तो अपनी-अपनी हायरार्की के हर इंसान अपनी हायरार्की में वैल्यू सिस्टम को वो करता है, ठीक है? अच्छा, फिर आता है अपना ए इज़ फॉर एक्वायर्ड। वैल्यूज़ जो है ना, आप वो इनेट नहीं होती। इनेट का मतलब होता है कि इनहेरिटेड नहीं होती है वैल्यूज़, है ना? आप मतलब माँ के पेट से नहीं सीख के आते हो, ठीक है? या आपको वो नहीं मिली है ना, एंसेस्ट्रल नहीं मिलती हैं वैल्यूज़, ठीक है? आप पैदा होते हैं घर में, वो घर के लोग आपको सिखाते हैं ना। आप अगर दूसरे घर में चले जाओ, तो दूसरे वैल्यूज़ आपको मिल जाएँगी, या दूसरे समाज में या दूसरे देश में चले जाओ, वहाँ की वैल्यूज़ आपको मिल जाएँगी, ठीक है? और इस पे एक्सपेरिमेंट भी बहुत अच्छे खासे हुए हैं कि एक एक 2 जुड़वा भाइयों को, एक को यहाँ रखा, दूसरे को वो रखा। उनका अब जिस घर में एक के पेरेंट्स शराब-वराब पी रहे थे, तो उसपे अलग टाइप की असर पड़ता है, जिसमें एजुकेशन का माहौल था, उसमें अलग टाइप का असर पड़ता है, ठीक है? चलो नहीं बताऊँगा, ठीक है? तो वैल्यूज आर एक्वायर्ड, हम वैल्यूज को एक्वायर करते हैं, और कैसे करते हैं वो फिर आगे अपना जो मतलब आगे पूरा का पूरा एक चैप्टर है कि हम वैल्यूज को कैसे एक्वायर करते हैं ना। रोल ऑफ पेरेंट्स, फैमिली एंड टीचर्स, स्कूल्स इन इनकलकेटिंग ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है? वो अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं वैल्यूज आर लर्नड, क्योंकि दे आर एक्वायर्ड, दे आर लर्नड। एक्वायर का मतलब होता है हमने एक्वायर की, हमने लर्न की। हाउ हाउ वी एक्वायर देम, थ्रू आइस, इंस्टीट्यूशंस, कल्चर्स एंड एक्सपीरियंस। इसका भी मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा एग्जाम में बनाने लायक। इंस्टीट्यूशन लाइक पेरेंट्स, पेरेंट्स आर इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट टीचर्स, फैमिली, फर्स्ट स्कूल इनफॉर्मल, देन स्कूल, एंड देन सोसाइटी। ये सारा का सारा आपको याद हो तो मैं एक ट्री बनाता हूँ, ऐसे एक ट्री बनाता हूँ मैं, है ना? मैंने आपको बताया जब मैं सिलेबस करा रहा था, ठीक है? ये ट्री हो गया। तो द रूट्स आर पेरेंट्स, ठीक है? उन्होंने पैदा किया आपको। दिस इज योर फैमिली, ये आपका सपोर्ट है, ठीक है? दीज ब्रांचेज आर योर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में आप पढ़े हो। फिर दिस कैनोपी, ये जो पत्तियां हैं, ये आपकी सोसाइटी है, और ये जो फ्रूट निकलेगा, ये आप हो, है ना? अब देख लो, ये जैसा पेड़ और ये सब कुछ होगा, फ्रूट भी वैसा ही निकलेगा। तो दिस इज, ऐसे आपकी वैल्यूज बनती है। ऐसे ही पीयर्स हो गए आपके, एक्सपीरियंस, आपका खुद का एक्सपीरियंस और दूसरों का एक्सपीरियंस से भी आप सीखते हो। दो भाई, है ना? दो भाई, एक ही माँ-बाप के 2 भाई, ठीक है? बेटे, 2 भाई, एक सब कुछ सेम है, माँ-बाप सेम है, फैमिली सेम है, सब कुछ सेम है, स्कूल भी मोस्टली सेम ही होते हैं। लेकिन वो उनके पीयर ग्रुप अलग हैं, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस अलग हैं, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी की चोट लग गई, तो सबके दोनों के वैल्यू सिस्टम अलग-अलग हो जाते हैं।
मतलब बड़े होते 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 मतलब बेसिक सेम रहेगा, फेमिलियल वैल्यूज वगैरह सब सेम रहेंगे, लेकिन पर्सनल वैल्यूज वो अलग अलग हो जाते हैं। दिस इज हाउ फैमिली, दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज, दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू। होप आपको समझ में आया होगा। इसी को घुमा घुमा के आंसर में लिखना है आपको, जैसे ही कॉन्टेक्स्ट मिले वैसे चिपका देना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बतानी है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू, आपको इनको यूज करना है, आपको इनको यूज करना है अपने आंसर के अंदर, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, ऐसे आपके आंसर में ना फोल्डर मिलेगा, आपके आंसर एनरिचिंग होंगे, ठीक है। आप बोलते हो ना एथिक्स में क्या लिखना है, एथिक्स में क्या लिखना है, तो एथिक्स में ये सब चीजों को ऐसे बढ़िया तरीके से लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन फंक्शंस ऑफ वैल्यू। क्या बात करते हैं? फंक्शंस ऑफ वैल्यूज। तो फंक्शंस ऑफ वैल्यूज की वैल्यू का फंक्शन क्या है भाई? अपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैल्यू। इसकी ट्रिक है आरजेडी गैप। आरजेडी गैप मतलब जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसमें गैप आ गया है ना, गैप आ गया क्योंकि वो जो दोनों बेटे हैं वो जो है मतलब इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, इतने अच्छे से पॉलिटिक्स नहीं चला पा रहे, क्योंकि उनको जो है स्पून फीडिंग हुई है उनके साथ, है ना। उन्होंने खुद से स्ट्रगल करके नहीं लिया है तो वो नहीं चला पा रहे, सिंपल सी बात है। इसलिए मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं कराना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये ट्रिक्स देख लीजिए, आर जे डी गैप। आर मतलब फंक्शंस ऑफ वैल्यू, वो रेंडमनेस को कम करते हैं। एक मिनट, हाँ, ये जो निशान होता है ना, ये जो रैंडमनेस है ना, रैंडमनेस को कम करता है। नहीं, निशान का मेरा इसका मतलब होता है कम करना, इसका मतलब ज्यादा करना, ठीक है। तो ये रैंडमनेस को कम करता है कि हमारी जब हमारी वैल्यूज होंगी तो हमारे व्यवहार में रैंडमनेस नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कि राइट विंग, मान लो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है ना, अब राइट विंग है तो मतलब उसकी वैल्यू राइट विंग वाली है, तो उसके उसकी पॉलिसीज में कोई रैंडमनेस नहीं होगी, सारी पॉलिसी राइट विंग वाली होंगी, ठीक है। इस टाइप से होता है। दूसरा, ये हमको क्या हेल्प करता है? जजमेंट डिसीजन, जजमेंट में हेल्प करती है वैल्यूज, कि हमारी जैसी भी वैल्यूज होंगी वैसे हमें जजमेंट लेने में हेल्प होगी, ठीक है, डिसीजन लेने में हेल्प होगी। मान लो हमारी वैल्यूज इगैलिटेरियन है, हमारी वैल्यूज कैसी हैं? इगैलिटेरियन है, तो हमारी हमारी मान लो मेरी वैल्यू इगैलिटेरियन है, ठीक है। अब कल को मैं बड़ा हो जाता हूँ, मेरी मेरी बच्ची मेरे पास आती है, मेरी बेटी मेरे पास आती है कि डैडी मेरे को ना अपनी इच्छा से शादी करनी है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, बेटी कर ले, तेरी इच्छा है। और फिर उसको मैं क्वेश्चन करूंगा कि लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ये वो हो सकता है इंटरकास्ट की बात कर रही हो, बट मेरी वैल्यूज इगैलिटेरियन है तो मुझे जजमेंट और डिसीजन लेने में हेल्प होगी। हो सकता है कि मैं पट्रियार्कल हूँ, हो सकता है कि मैं पट्रियार्कल हूँ, ठीक है। मेरी बच्ची मेरे पास आई, मैंने बहुत लाड प्यार से उसको पाला, वो मेरे पास आई और वो बोली कि मेरे को डैडी अलग कास्ट में मतलब मेरे को तो शादी करनी है। उसको नहीं पता, मतलब सी इज ओनली 18 19 20, है ना, इतनी है वो, और उसको नहीं पता है कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, वट, और मतलब मेरे को तो शादी करनी है, इस एक्स वाई जेड इंसान से शादी करनी है। अब मुझे पता चला कि ये मतलब अदर कास्ट का है या अदर रिलीजियस बैकग्राउंड का या फिर अमीर गरीब का पता चला, और मैं उसको बोल रहा हूँ नहीं ये सब नहीं करना आपको, दिस इज माई वैल्यू बिकॉज आई एम ए पट्रियार्कल पर्सन। मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी का सही गलत मैं डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है। और इस केस में मैं एग्लिटेरियन हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको समझाऊंगा, उसको मैं प्रोज एंड कॉन्स सारे के सारे बैठ के समझाऊंगा। अगर मैं एग्लिटेरियन हूँ तो मेरा इंटरेक्शन होगा अपने बच्चों के साथ, क्या होगा, मेरा इंटरेक्शन होगा, और वो मेरी बात भी सुनेंगे, ठीक है। कोई माँ बाप की अगर बच्चे बात नहीं सुन रहे, इसका मतलब उन्होंने बचपन में उनको ढंग से नहीं वो किया है, तो बड़े होकर बात नहीं सुन रहे फिर। तो ये हमारे डिसीजन और जजमेंट लेने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। जैसे मतलब मैं खुद अपनी बताऊं तो मैं 5th क्लास से बाहर रह रहा हूँ, मतलब मोस्टली 5th क्लास से मैं हॉस्टल्स में रह रहा हूँ, राजस्थान मिलिट्री स्कूल के हॉस्टल में रहता था, ठीक है। उसके बाद में मैं सिक्कर चला गया पीएमटी की तैयारी करने, फिर मैं कोटा चला गया, ऐसे फिर मैं एसएमएस में हॉस्टल में चला गया, उसके बाद मैं यहाँ ओआरएन में आ गया। मैं बचपन से बाहर रह रहा हूँ, बेसिकली मैंने जो अपने डिसीजन लिए, मोस्टली मैंने डिसीजन अपने खुद ली हैं, ठीक है। क्योंकि वो अगेन वही कि पेरेंट्स ने बोला बेटा तुम अपने हिसाब से देखो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये वो। तो जजमेंट में क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम बन गया इंडिपेंडेंस का, तो हमारा क्योंकि अब इंडिपेंडेंस के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, बिकॉज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो मुझे रिस्पॉन्सिबली डिसीजन लेने पड़ेंगे कि मेरे डिसीजन से कोई किसी को मतलब खासकर मेरी फैमिली को जो है वो नीचा ना देखना पड़े या फिर परेशानियां ना हो, तो जजमेंट में हेल्प मिलती है। दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ वैल्यूज, है ना। तो एक तो रैंडमनेस कम होती है, एक जजमेंट में हेल्प मिलती है, ठीक है। तीसरा है कि वो हमें गाइड करती है, हमारी वैल्यूज हमको गाइड करती है, ठीक है। ये बार बार मैंने कैप जो लिखा हुआ है ना, वो एटीट्यूड बताऊंगा तभी समझ में आएगा यार, वो है ना, कि हमारी वैल्यूज थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ, ये भी कैप लिखा है, ये भी कैप लिखा है, ठीक है। एक कोग्निशन होता है, अफेक्ट होता है, बिहेवियर होता है, ये तीनों मिला के एटीट्यूड बनाते हैं। कोग्निशन मतलब व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम थिंकिंग, ठीक है। अफेक्ट या इमोशन इज व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट आई फील, एंड बिहेवियर इज हाउ आई एक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल आई थिंक कि जो आई थिंक कि गरीब मतलब जो पुअर पीपल होते हैं ना वो ड्रामा करते हैं, ठीक है।
तो मेरे अंदर फीलिंग कैसे आएगी उन लोगों के लिए, उनके लिए फीलिंग आएगी घृणा की, हेट्रेड की फीलिंग आएगी, ठीक है। और मैं उनके लिए बिहेव कैसा करूंगा, मैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करूंगा, भाग जाओ यहाँ से, कमा के खा लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना, गरीब इसलिए हो कि मेहनत नहीं करते हो। तो दिस इज आर एटीट्यूड, है ना, दिस इज आर एटीट्यूड। अब सपोज करो वैल्यूज, हमारी रेंडमनेस कम कैसे होगी, कि जब हमारे पास कुछ एक्स वाई जेड हमारी वैल्यूज होंगी तो हमारा कॉग्निशन क्या होगा, फिक्स होगा। हमारा कॉग्निशन फिक्स होगा, वैसे हमारा अफेक्ट होगा और वैसे हमारा बिहेवियर होगा। ऐसे ही ये हमें गाइड करती है वैल्यूज, कैसे, अगेन मैंने आपको बताया, अगर मैं इगलिटेरियन हूँ, है ना, मेरा कॉग्निशन कैसा है, मैं इगलिटेरियन सोचता हूँ, तो मेरे इमोशंस कैसे होंगे, मेरे इमोशंस भी होंगे कि भाई जिसको जैसे करना वो वैसे करो। और मेरा बिहेवियर भी कैसे होगा कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ अवेयर करूंगा, एजुकेट करूंगा, और उनको डिसीजन लेने की, मतलब उन पे अपने डिसीजन नहीं थोपूंगा, उनको आजादी दूंगा कि वो कैसे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। चलिए, एक बहुत प्यारा डायलॉग था, मतलब एक मूवी थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, फरहान अख्तर की, फरहान अख्तर और क्या बोलते, प्रियंका चोपड़ा थी, और अनिल कपूर की एक मूवी थी। उसमें मतलब वो जो राहुल देव होता है वो प्रियंका चोपड़ा का, फरहान अख्तर जो होता है वो भाई होता है प्रियंका चोपड़ा का, और राहुल देव जो होता है वो उसका हस्बैंड होता है। तो वो राहुल देव बोलता है कि मैंने इसको आज तक कभी नहीं रोका कोई काम करने के लिए, ठीक है। यानी भाई नहीं होता शायद, आई डोंट नो, शायद बॉयफ्रेंड होता है, एक्स बॉयफ्रेंड। तो राहुल देव बोलता है कि मैं तो बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, मैंने आज तक किसी चीज के लिए इसको नहीं रोका। और फिर फरहान अख्तर बोलता है आप रोकने वाले होते कौन हो? मतलब समझ रहे हो कि भाई इसकी अपनी जिंदगी है, इसकी अपनी जिंदगी है, आप मतलब एक यूनियन का मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को एडवाइस करो, एक दूसरे को एडवाइस करो, एक दूसरे को क्या बोलते हैं हेल्प करो, एक दूसरे को डिक्टेट ना करो कि तुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। और ये दोनों पार्ट पे होना चाहिए ना, फीमेल और मेल दोनों पार्ट पे होना चाहिए, है ना। चलिए, इसलिए बोलता हूँ भाई एथिक्स को अच्छे से पढ़ोगे, लाइफ भी बहुत अच्छी बन जाएगी, ठीक है। काउंसलिंग की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फिर किसी से भी। चलिए, तो फिर बात करते हैं अपन, ये गाइड करते हैं अपने को। तीसरा है एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, क्यों, इन सोसाइटी। अब कैसी भी वैल्यूज हो हमारी, ठीक है। अब जैसे ओसामा बिन लादेन की वैल्यू रेडिकल थी, जो मतलब उस टाइप की थी, तो एक्सेप्टेबिलिटी है उनकी, काफी लोगों के अंदर, करोड़ों लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी है उनकी, क्या ये तो जिहाद का काम कर रहे थे, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, आप अच्छे हो चाहे बुरे हो, आपकी वैल्यू अगर फिक्स होती है ना, तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। हिटलर को पूरे आज जर्मनी पानी पी पी के हिटलर को गाली देती है, उसी जर्मनी के लोगों ने जो है हिटलर को अपना फ्यूरर चुना था, अपना जो है चांसलर चुना था, ठीक है। तो इन सोसाइटी, आपकी फैमिली में, फॉर्मल वर्क में, पीयर्स में, सब में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब एक प्रॉपर आपकी वैल्यू होती है, अच्छी हो तो चलो ठीक है, लेकिन कोई भी आपकी एक वैल्यू होती है, उससे आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप बिन पेंदी के लोटे की तरह ऐसे झूलते रहोगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं करता फिर, ठीक है। कि मतलब यार इसका तो कोई मतलब नहीं है, ये इधर का भी है, ये इधर का भी है, किधर का ही नहीं है, आया राम गया राम टाइप आदमी है, ठीक है। जैसे रिसेंटली कुछ कुछ लोगों ने मतलब, रिसेंटली आप, एक एग्जांपल है, जस्ट मतलब एक एग्जांपल है, मतलब पॉलिटिकल कंटेक्स्ट नहीं देना चाहिए, बट एक एग्जांपल है कि दो यंग पॉलिटिशियन जो है, दो यंग पॉलिटिशियन बड़े जो है वायरल हैं। एक तो है हमारे राघव चड्ढा जी, और एक है सयानी घोष जी, ठीक है। पहले जिस पार्टी को पानी पी पी के गाली देते थे वो ज्वाइन कर ली, एक बात। दूसरा, सयानी घोष मतलब उन्होंने ही सेम चीज किया। इट शोज कि उनकी वैल्यू सिस्टम में कुछ मतलब ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा नहीं हो सकता कि एक महीने पहले आप जिसको गाली दे रहे थे आप उनको सपोर्ट कर दो, या फिर एक महीने पहले जिनको सपोर्ट कर रहे थे आप उनको गाली देने लग जाओ। इट शोज कि आप जो है, इट शोज कि आप जो है, आप मोरली करप्ट हो। इट शोज कि आप मोरली करप्ट हो। आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक हो, अपने फायदे और अपने नुकसान के बारे में सोच रहे हो। आप बाकी जनता का, बाकी पब्लिक का आप सिर्फ बहाना बना रहे हो, ठीक है। क्योंकि क्योंकि कैन यू इमेजिन, अब जैसे फॉर एग्जांपल कैन यू इमेजिन कि जैसे मतलब जैसे कोई एक कैन यू इमेजिन कि जैसे हमारे पीएम है ना, कैन यू इमेजिन कि वो मतलब वो कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो राइट विंग से आते हैं, वो हमेशा उसको लेके चले हैं, बिकॉज उनका वैल्यू सिस्टम फिक्स है, इसलिए उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, सबको पता है कि वो कैसा सोचते हैं, किसके बारे में कैसा सोचते हैं। तो उनके दुश्मन, उनके दोस्त, सब उनकी वो करते हैं कि यार एटलीस्ट बंदे का मतलब जैसे जो भी है वो फिक्स है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं क्या, प्रायोरिटाइजेशन। वैल्यूज हमें ना, वैल्यू का अपन फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो रेंडमनेस को कम करता है, जजमेंट करने में हेल्प करता है, गाइड करता है, एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है, चीजों को प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है। जैसे परमानेंट और ट्रांजिशनरी चीजों को, मतलब हम फिर परमानेंट डिसीजन लेते हैं ना। अगर हमारा वैल्यू सिस्टम फिक्स है तो हम ऐसे नहीं कि यार आज ये डिसीजन ले रहे हैं, कल वो डिसीजन ले रहे हैं, हम परमानेंट डिसीजन लेते हैं हमेशा वैल्यू सिस्टम। हाँ, अगेन ध्यान रखना, ये चीजें अगर रिजिड हो जाती हैं तो हम रिजिड बन जाते हैं, फिर कि हमारे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ हो गया, उसके बाहर ही नहीं जा रहे। एंड सच काइंड ऑफ सोसाइटीज आर कॉल्ड कंजर्वेटिव सोसाइटीज। तो हमें बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा
वोलेटाइल भी नहीं होना, हमें बीच का रहना है। दैट इज वाई अगर आपने सोसाइटी के पीवाईक्यूज वाली मेरी क्लास देखी होगी तो हमारी सोसाइटी का एक सेलिएंट फीचर है कि वी आर स्टैटिक ऑल्सो एंड वी आर डायनेमिक ऑल्सो। स्टैटिक इसलिए कि हम 2000 साल से वही सोसाइटी है, वही हमारे एथोस है, वही हमारा कल्चर है। और हम डायनेमिक इसलिए कि हम जितना भी वेस्ट से आता है मॉडर्निज्म उसको भी हम फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज हमारी इंट्रिंसिक होनी चाहिए ना कि एक्सट्रिंसिक, ये हमें प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको इंट्रिंसिक मतलब और एक्सट्रिंसिक मतलब। इंट्रिंसिक मतलब इन द एंड, मतलब एंड इन इटसेल्फ, और एक्सटेंसिव मतलब मींस टू एन एंड, ठीक है। तो हो गया फंक्शंस ऑफ वैल्यूज, मतलब आरजेडी गैप के बाद जहां पे मैंने आपको बताया रेंडमनेस, जजमेंट, गाइड, एक्सेप्टेबिलिटी, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ में हेल्प मिलती है, यहाँ पे ये हेल्प लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा कोई भी डाउट आए ना आपको कि क्या लिखा हुआ है सर आपके नोट्स में समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे को ना वहीं पे मतलब जहाँ पे भी पीडीएफ होती है ना टेलीग्राम में, वहां पे आप मेरे को नीचे जो उसी कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, स्क्रीनशॉट शेयर करके मैं बता दूंगा, ठीक है। अब अगला अपन चलते हैं, क्या ये होगी फंक्शंस ऑफ वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। वैल्यूज को बहुत अच्छे से पढ़ लिया और ये आंसर्स में बहुत अच्छे से यूज होगा, आप देखना आंसर्स में बहुत अच्छे से यूज होगा, और आपसे नहीं होगा तो मैं आपको करना सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। और मैं भी देख रहा था, मतलब मैं भी देख रहा था यार, बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं आप लोगों के, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को, है ना। बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं कि मेरी जो मेहनत है उसका मतलब मुझे फल मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। जो भी मतलब ठीक है, जो भी बच्चे देख रहे हैं, जैसा भी देख रहे हैं, ठीक है, मेरे को अच्छा लग रहा है। बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग वैल्यूज। अब बात ये है कि देखो ये है, समझिए बात को, है ना। ये ये सारी की सारी क्या है, ये जो एक्चुअली देखना, इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है यहाँ पे, इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू, कि वैल्यूज आर अक्वायर्ड एंड दैट इज लर्नड, है ना। अक्वायर्ड का मतलब लर्नड होता है। व्हाई, हाउ, हाउ बाय दिस, बाय आइज, मतलब इंस्टीट्यूशंस, कल्चर, एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह, ऐसे वैल्यूज को सीखा जाता है, अक्वायर किया जाता है, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, ये बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आगे पढ़ेंगे कि हाउ टू इनकलकेट वैल्यूज, है ना, वगैरह वगैरह, तो उसमें ये वाला ही मैं हमेशा लगा के आता हूँ। और ये इतना मतलब इसको आप पता मतलब बहुत जगह लगा सकते हो, बहुत अलग अलग तरीके से लगा सकते हो, बहुत अलग अलग पॉइंट्स बना के लगा सकते हो, और बहुत अच्छा आंसर इससे बनता है आपका, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे है कि अब ये तो देखो, ये अपन पढ़ रहे हैं एक अलग है, आंसर में इन चीजों को कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। पहले आप पढ़ने पे समझने पे चीजों को ध्यान दो, ठीक है। सब कुछ चलेगा, धीरे धीरे बॉडी बनाएंगे अपन जिम जाके। देन टेक्निक्स फॉर डेवलपिंग वैल्यूज कैसे, यहाँ पे एक वर्ड ये ध्यान रखना, थोड़ा सा पानी पी लिया नोट्स ने, उसके लिए माफी चाहूंगा। श्री एसीपी, एक्चुअली क्या है यार, ये नोट्स है ना पिछले 3-4 साल से जिंदगी बने हुए हैं, तो ये टेबल पे पड़े रहते हैं, वहीं पे कभी पानी गिर जाता है, कभी सब्जी गिर जाती है, कभी कुछ, तो ये बचे हुए हैं, ठीक है। मोस्टली मेरे नोट्स जो है मैं खराब नहीं करता हूँ, मेरे दोस्त वोस्त खराब करते हैं, ठीक है, बट ठीक है, चल जाता है, ठीक है। और एक मेरे छोटे भतीजा भतीजी हैं, वो बहुत ज्यादा खराब करते हैं, जब भी मिलने आते हैं मेरे से ना, पूरा वो मचा देते हैं। तो अगर ऐसा श्री एसीपी, अब यहाँ पे ये ट्रिक है, याद रखना, श्री एक श्री है ना, मेरे सीनियर थे श्री डॉक्टर श्री किशन, ठीक है, और वो एसीपी, ठीक है, हिज एसीपी, ठीक है। तो श्री एसीपी, ये वर्ड याद रखना, श्री एसीपी, ठीक है। या कुछ और आपको बनाना बना लेना, बट मैंने सीक्वेंस में बनाया हुआ है, दैट इज श्री एसीपी। एसीपी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। बात करें आगे तो मतलब कि क्या बोल रहा हूं मैं, वैल्यूज कैसे डेवलप होती हैं, वैल्यूज जो हैं वो कैसे इनकलकेट की जाती हैं, कैसे डेवलप की जाती हैं। अब ये एथिक्स का है, वैल्यूज कैसे डेवलप करते हैं। आप भी सोचना आपकी लाइफ में वैल्यूज कैसे डेवलप हुई, ठीक है। कनेक्शन करना, उसके बाद लिखने में आपको और आसानी होगी। हमको ना रट के नहीं लिखना है कुछ, हमको जो है समझ, यार चला नहीं जा रहा, ठीक है। ओम सिंह सर मेरे को ना एक्सरसाइज कराते हैं, लेग्स का था कल परसों, अभी तक चला नहीं जा रहा, खड़े नहीं हुआ जा रहा, बट खैर तो क्या था, हाँ, हम आप ये, हमें रटना कुछ नहीं है, हमें ये देखना है कि हम वैल्यूज को कैसे डेवलप करते हैं अपनी खुद की लाइफ में भी। तो पहला एस, पहले वर्ड्स बताता हूँ, पहले वर्ड याद होने बहुत जरूरी, कंसेप्ट बाद में समझेंगे। एस मतलब सोशलाइजेशन, दूसरा एस मतलब सोशल कंट्रोल, फिर आर सॉरी, दूसरा एस मतलब री, और आई का मतलब इंटेंस आइडेंटिफिकेशन, ए का मतलब एलिगोरिक मेथड, एंड सी का मतलब सीपी का मतलब कॉन्साइंस ब्रेकिंग। समझना, एक एक वर्ड को समझना, और फिर आंसर्स में उसको रिलेट करें अपन, कैसे रिलेट करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले एक एक वर्ड को अच्छे से समझना कि वैल्यूज हमारे जीवन में कैसे डेवलप की जाती हैं, इनकलकेट की जाती हैं। सबसे पहला होता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है ये, ठीक है। और सोशलाइजेशन मतलब यहाँ एक वर्ड मैंने लिखा, कैच दम यंग, कि बच्चों से स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले सोशलाइजेशन कैसे होती है, सोशलाइजेशन की एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले पेरेंट्स, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, पीयर, मीडिया, मतलब सब कुछ। तो आप समझिए एक बात को कि सोशलाइजेशन कैसे होता है। अच्छा, आज व्हाइट बैकग्राउंड मिल गया मेरे को। ये सोशलाइजेशन का ट्री मैं आपको बार बार बताता हूँ, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप अभी तक। दीज आर पेरेंट्स, रूट्स, जिन्होंने आपको पैदा किया है, पेरेंट्स, ये आपका सपोर्ट सिस्टम है, ये आपकी फैमिली है,
ठीक है, ये जैसा सिखाएगी आप वैसा सीखोगे। उसके बाद ये ब्रांचेस जो हैं वो क्या है आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आपके मतलब ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आपके टीचर्स, ये डायग्राम है भाई जहाँ पे बना उसको बनाना, टीचर्स हो गए, आपके पीयर्स हो गए, आपका करिकुलम हो गया, ये सारी चीजें डिटेल में आगे भी आएंगी, बट अभी समझ लो कैसे जो है सोशलाइजेशन से हमारी वैल्यूज बनती है। और फिर जो ये कैनोपी है पूरी की पूरी, ये कैनोपी है, ये हमारी लार्जेस्ट सोसाइटी है। लार्जेस्ट सोसाइटी मतलब जहाँ हम दिन भर चीजों से जो है वो रूबरू होते हैं। जैसे मीडिया हो गया, मीडिया में आप क्या सीख रहे हो, अच्छा बुरा, आपके पॉलिटिशियंस हो गए क्या सीख रहे हो, आपके सेलिब्रिटीज हो गए, आपके जो डिफेंस पर्सनल है वो हो गए, ब्ला ब्ला ब्ला, सबका सब। और इस सब की का रिजल्टेंट होता है जो फ्रूट लगता है। अभी फ्रूट मीठा होगा या कड़वा होगा वो सोशलाइजेशन पे डिपेंड करता है। यानी कि इन सब ने मिलके जो वैल्यूज दी वो उस फ्रूट का मिठास उसके हिसाब से या उसकी कड़वाहट जो है वो उसके हिसाब से आएगी। आई बात समझ में आपको? ये डायग्राम आपका बन गया यहाँ पे। तो दिस इज सोशलाइजेशन, कि दिस इज सोशलाइजेशन, ये है, ये सारी की सारी एजेंसीज हैं। पेरेंट्स को क्या बोलते हैं? पेरेंट्स को क्या बोलते हैं? पेरेंट्स आर द फर्स्ट इनफॉर्मल टीचर्स, है ना। सबसे पहले माँ, उसमें भी सबसे पहले माँ, है ना। तो सबसे पहले मदर आपकी जो है, सबसे पहले मदर आपको सोशलाइज करती है, उसके बाद आपके मदर फादर दोनों मिलके फादर आपको करते हैं, ठीक है। बट हमारी इगलिटेरियन सोसाइटी जब हम बनाएंगे या बन रही है उसमें दोनों मिलके करते हैं। आजकल ये नहीं बोलते कि माय वाइफ इज प्रेग्नेंट, आजकल बोलते वी आर प्रेग्नेंट, या इस टाइप की चीजें होती हैं जो एथिक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। कई बार आपको लगेगा यार तो ज्यादा हो रहा है, तो बोल बच्चन हो रहा है। बात ये है कि अच्छा लिख, अच्छा सोचो, अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, ठीक है, कुछ भी ज्यादा नहीं होता, ठीक है। आज से 20 साल पहले एक आदमी खड़ा होकर बोल रहा है कि मैं अपनी बहन को बाहर पढ़ने भेजूंगा, तो उसको पागल बोला जाता था 30 साल पहले, है ना। आज वो तो एक बेसिक मिनिमम है यार, कितना तो करना ही पड़ेगा आपको इंसानियत के लिए। तो मदर हो गया, फादर हो गया, उसके बाद बात करें आपकी फैमिली होगी। दूसरा आपका पेरेंट्स के बाद कौन होता है? फैमिली होता है। फैमिली के बाद आपका क्या आता है? फैमिली के बाद आपका स्कूल आता है, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट इनफॉर्मल टीचर, द फर्स्ट टीचर इन लाइफ इज मदर फादर, है ना। द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, द फर्स्ट स्कूल इन लाइफ इज फैमिली। देन प्रॉपर स्कूल आ गया, स्कूल में आपके टीचर्स आपको सिखाते हैं, आपके पीयर से आप सीखते हो, ठीक है। जब स्पोर्ट्स में कंपटीशन करते हो तो क्या करते हैं अपन? सीख ही तो रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए तो बोलते हैं कि स्पोर्ट्स करने चाहिए बच्चों को, डिबेट करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए ताकि वो सीखें, एक्टिविटीज करनी चाहिए ताकि वो कॉमरेडरी सीखे कि मिलजुल के काम कैसे करना है, इन वैल्यूज के ऊपर सीखें, वो नेशनलिस्टिक वैल्यूज सीखें वगैरह। और उसके बाद में जो है वो, अरे सॉरी, उसके बाद में जो है वो सोसाइटी आती है। तो दिस इज हाउ कि आपकी जो है वैल्यूज जो है वो आपकी डेवलप होती हैं। तो दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। आई बात समझ में? टेक्निक्स पढ़ रहे हैं अपन फॉर डेवलपिंग वैल्यूज। यहाँ पे पहला है सोशलाइजेशन, दूसरा है रीइंफोर्समेंट। दूसरा क्या है? रीइंफोर्समेंट। आर मतलब रीइंफोर्समेंट। कैसे होता है रीइंफोर्समेंट? कैसे होता है भाई? देखना कि ये तो सोशलाइजेशन हो गई, ये तो पूरी की पूरी क्या सोशलाइजेशन हो गई। अब यहाँ पे डेविएंट्स होंगे कुछ, है ना। सोशलाइजेशन में कुछ डेविएंट होंगे जो बात नहीं मानेंगे, है ना। तो समझना, उनके लिए जो डेविएंट्स होते हैं, या फिर कई बार हमें खुद को डायलेमा आ जाता है। डेविएंट्स तो वो है कि जो इनमें बात नहीं मान रहे, मैं कोई उदंड बच्चा है, कोई क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है, सोशलाइजेशन सबका अच्छे से हुआ है, या फिर वो डेविएंट हो गया किसी भी रीजन से। हो सकता है बचपन में माँ बाप खत्म हो गए हो, तो उसको कोई उसको सोशलाइज नहीं कर सका, उसको चीजें संस्कार नहीं दे पाया, तो वो क्रिमिनलाइज हो गया। हो सकता है स्कूल, घर पे सब अच्छा है, स्कूल में खराब चल रहा है, तो वहां पे सीनियर्स ने उसको बिगाड़ दिया, या कुछ भी हो सकता है, तो डेविएंट बन गया, ठीक है। और एक होता है डायलमा, कि जैसे मैं हूं, मैंने मान लो कि मैं हूं या आप हो, बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं, बहुत अच्छी वैल्यूज है हमारी, स्कूल में पेरेंट्स ने सब कुछ अच्छा सिखाया, फिर भी हमें डायलेमास कई बार आ जाता है कि यार लालच कभी मतलब हावी हो गया, या फिर कभी ऐसा लगता है कि इसका बुरा कर दूं तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। कई बार होता है ना कि मतलब इसके 5 नंबर कटवा दूं तो मैं टॉप बन जाऊंगा, और वो सब डायलेमास की यार। अब डायलेमा का मतलब क्या होता है? ऊहापोह, 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 बड़ा प्यारा वर्ड है, ठीक है। एक बार हमारे हिंदी और इंग्लिश के टीचर में शर्त लगी थी, है ना, कि बच्चों को हिंदी अच्छी आती है, इंग्लिश अच्छी आती है, तो उन्होंने डायलेमा वर्ड वो किया था। एंड लकीली मुझे इसका मतलब पता था, तो मेरे नंबर बन गए थे क्लास के अंदर। इसको तो भाई पता है। वो आप वो बोलते हैं, डायलेमा का मतलब होता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। एक तो होता है डाउट, एक तो क्या होता है डाउट, कि आपको डाउट है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। डायलेमा का मतलब है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है ना। डायलेमा का मतलब आपको पता ही नहीं है। कंफ्यूजन का मतलब होता है कि आई एम कंफ्यूज कि यार मैं ये रेड कलर की कोट जैकेट पहनूं या फिर ब्लू कलर की जैकेट पहनूं। दिस इज कंफ्यूजन। डायलेमा इज कि मुझे पता ही नहीं मैं क्या पहनूं, है ना। तो डायलेमा कई बार आ जाता है। और एथिकल डायलेमा क्या होता है? एथिकल डायलेमा क्या होता है बच्चों? एथिकल डायलेमा क्या होता है कि
हमारे संस्कार अच्छे, सब कुछ अच्छे है, मतलब कि ठीक है, और मैं कुर्सी पे बैठा हूँ डीएम की, और कभी मतलब ऐसा आ गया कि यार लाइफ में ना दिक्कत चल रही है और जो है करप्शन करना मतलब पैसे चाहिए, इतने में कोई ऑफर लेके आ गया, ठीक है। अब सोशलाइजेशन की तो गलती नहीं है वहाँ पे, पेरेंट्स की, स्कूल की, फैमिली की गलती नहीं है। आपको लाइफ में मान लो 50 लाख रुपए चाहिए और आपको लग रहा है कि यार यहाँ से आ सकते हैं इजीली, बट डायलेमा कह रहा है कि नहीं यार ये मेरे संस्कार नहीं है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। तो उन सब चीजों में फिर क्या काम आता है, सोशल कंट्रोल, कि जो प्यार से मान जाएगा तो वो ठीक है, अदरवाइज ये काम आता है, ठीक है। दिस इज ये है प्यार, और ये फिर जो मतलब आप प्यार से नहीं मान रहे तो उसके लिए। एंड इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं री की थ्योरी। क्या बोलते हैं, री की थ्योरी। आप इसको रिलेट करना, आपकी लाइफ में बचपन से लगती आ रही है ये, कि अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, खराब काम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। तो ये क्या है, री की थ्योरी है। ये री की थ्योरी है कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा तो आप उस काम को रिपीट करोगे, अब खराब काम करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट मिलेगी तो आप उस काम को नहीं करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रिवॉर्ड, आप गुड एक्ट को रिवॉर्ड करोगे, ठीक है, और बैड एक्ट को आप पनिश करोगे, ठीक है। अब जैसे मान लो बचपन में स्कूल में नहीं सिखाया गया कि दूसरे जेंडर को कैसे ट्रीट करना, वगैरह वगैरह। आप ऑफिस में गए, आपने कोई स्लैंग मार दिया या आपने वो कर दिया, और आपके ऊपर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली पोस्ट लग गया। आप इंसान बुरे नहीं है, लेकिन आपकी सोशलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुई, तो आपके ऊपर पोस्ट लग गया, ठीक है। या फिर आपने मजाक मजाक में अपने लोअर कास्ट के दोस्त को कुछ ऐसा बोल दिया जो उसको नहीं जमा, और आप पे एट्रोसिटी लग गया। आप बोल रहे हो यार मैं तो दिल से नहीं बोल रहा था, या फिर ये वो बुला डिका। बात ये की सोशलाइजेशन की, हमारे घरों में आज भी ऐसा होता है कि हम जोकिंगली है ना, हम जोकिंगली ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमें पब्लिक में नहीं बोलनी चाहिए, बट घर के अंदर तो चल जाता है, बाहर नहीं चलता, है ना। फिर वहाँ पे या तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, या तो क्या होगा, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कम होगी, कि लोग बोलेंगे यार इससे बात मत करो, ये तो मतलब ऐसे उस सोच का है, इस सोच का है, और या फिर आप जो है आप पे क्रिमिनल या ऐसा कुछ वो लग सकता है। तो दिस इज रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सॉफ्ट स्टेट का मतलब क्या होता है, ये तो हो गया रीइंफोर्समेंट। आप समझ गए कैसे वैल्यूज इनकलकेट होती हैं, ठीक है। कि मैंने आपको एक एग्जांपल बता रहा था कि मतलब जैसे अपन बचपन में काम करते थे, माँ बाप ने डांट दिया, अब माँ ने डांट दिया क्यों इंपॉर्टेंट होता है, माँ ने इसलिए डांट दिया कि अब हमें पता है माँ का प्यार नहीं मिलेगा हमें, है ना, माँ प्यार से बात नहीं करेगी, तो हम बोलेंगे ना मम्मी दोबारा नहीं करूंगा। कितना प्यारा सा एग्जाम्पल है कृष्ण का, कि वो अपनी माँ को कहते हैं कि मैया माखन आपसे नहीं चुराऊँगा, क्योंकि माँ, अब माँ क्या क्या करती है, उनकी माँ क्या करती है, वो बच्चे को मार नहीं सकती, बड़ा लाडला बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा, तो क्या करती है, वो उससे नाराज़ हो जाती है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट, कि वो उसको पनिश कैसे करती है कृष्ण को, श्री कृष्ण को पनिश कैसे करती है, उनसे नाराज़ होके। तो कृष्ण बोलता है कि ना मैया मैं अब माखन नहीं चुराऊँगा। तो दिस इज़, ये आपका ये हो गया डेविएंट बिहेवियर, क्योंकि ये डेविएंट बिहेवियर है, चोरी नहीं कर सकते आप, सिंपल हो, है ना? अब कोई भी हो, आप चोरी नहीं कर सकते, तो डेविएंट बिहेवियर है, और इसको जो मैया ने कैसे किया, ये मैया ने किया उसको नाराज होके। तो अब एक चीज समझना, ये आइडियली सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए, रीइंफोर्समेंट। अब ये सारे के सारे डायग्राम आपको आंसर्स में ट्राई करने हैं, आंसर्स में अपने कंसेप्ट ट्राई करने हैं। रीइंफोर्समेंट की थ्योरी, अगर आप अच्छा करोगे, समझना, आप अच्छा करोगे तो बेसिकली आपको क्या होना चाहिए, आपको रिवॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। और आप खराब करोगे तो आपको बेसिकली क्या होना चाहिए, आपको पनिश होना चाहिए, ठीक है। पनिश के अलग अलग तरीके होते हैं, वो बाद में देखेंगे। बट ये तो हो गया, एक आइडियल सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए, एक अच्छी सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए। नाउ व्हाट इज सॉफ्ट स्टेट, या फिर सॉफ्ट स्टेट ये है कि आप अच्छा कर रहे हो तब तो आपको पनिश किया जा रहा है, ठीक है, पनिश किया जा रहा है, और आप खराब कर रहे हो तब आपको रिवॉर्ड किया जा रहा है। आप समझो बात को, ठीक है। आप सिविल सर्वेंट बन गए, ठीक है, आपके पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, आपके पॉलिटिकल मास्टर्स हैं। आप अगर करप्शन में इनका साथ दे रहे हो, करप्शन में साथ दे रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, खराब काम कर रहे हो आप, ठीक है, खराब काम कर रहे हो, और आपको क्या किया जा रहा है, रिवॉर्ड किया जा रहा है। तो बैड एक्ट पे आपको रिवॉर्ड किया जा रहा है, तो सोसाइटी अपसाइड डाउन नहीं हो गई, उल्टा नहीं हो गया, कि आप करप्शन में साथ दे रहे हो, आप जो है एक मशीनरी की, वेल ऑयल्ड मशीनरी का जो है एक अच्छा खासा वो बने हुए हो, ठीक है। तो आपको क्या बोलेंगे, यार ही इज एफिशिएंट पर्सन, ही इज एन एफिशिएंट पर्सन, ठीक है, ये मस्त काम का आदमी है। तो ये तो हो गया इधर। और आप एक अच्छे ईमानदार आदमी हो, आप एक ऑनेस्ट आदमी हो, आप जो है फाइलें अटका दे रहे हो, जो भी गलत काम कर रहे हैं, आप ब्राइब नहीं ले रहे, आप करप्शन नहीं कर रहे, तो आपको पनिश किया जाता है, आपका ट्रांसफर कर दिया, आपका ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, आपका ट्रांसफर कर दिया, या फिर आपकी शंटिंग कर दी। ये भाई एक एक वर्ड जो मेरे मुंह से निकल रहा है प्लीज ध्यान रखना, मैं कुछ भी यहाँ पे टाइम पास के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को भी मीम बनाने में बड़ा मजा आता है, मैं भी बना सकता हूँ, है ना, राजा कैसे बने, रानी कैसे बने, और कैसे क्या करें। पॉइंट एक एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमारा टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, जवानी हमारी इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड को आप फोकस करेंगे, जो लिखा जा रहा है उसका एक रीजन है, और उसके हिसाब से आप सोचना शुरू करेंगे। शुरू में हो सकता है मेरा फ्लो आपको फास्ट लगे, शुरू में हो सकता है कि मेरी बातें आपको समझ में नहीं आए, बट भाई आईएएस बनने के लिए यही सब करना पड़ेगा, है ना। ऐसे चिकनी चुपड़ी बातों से, मक्खन वाली बातों से काम नहीं चलेगा। आई बात समझ में, वो चिकनी चुपड़ी बातें कहाँ करनी चाहिए आपको पता है, ठीक है।
चलिए, तो ट्रांसफर मिल जाएगा उसको, शंटिंग मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तो भाई काम की बातें करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे मन की बात नहीं, यहाँ मुद्दे की बात करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ट्रांसफर की या फिर आपको शंटिंग मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एपीओ कर देंगे, है ना। एपीओ सस्पेंड कर सकते हैं आपको, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको अपने आंसर्स में लिखने होते हैं। एपीओ का मतलब होता है अवेटिंग टिल अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर्स, है ना। कि आपको मुक्त कर दिया, कार्य मुक्त कर दिया, कि आपको पोस्टिंग ही नहीं दे रहे, कि आपको बिठा रखा डिपार्टमेंट के अंदर वहाँ पे, है ना। कुछ आपको कार्यभार नहीं दे रहे, ठीक है। या आपको किसी शंटिंग का मतलब होता है कि आपको ऐसे काम में लगा दिया, जैसे एक आईपीएस को ना अकेडमी मतलब ट्रेनिंग अकेडमी में भेज देते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा शंटिंग माना जाता है ये। बट अगेन वो अपने सोचने वाली बात है यार, कि वो ट्रेनिंग अकेडमी भी तो कोई जाएगा ना, वहाँ पे भी तो कोई ट्रेन करेगा ही ना। तो जो रियल ऑनेस्ट आदमी है ना, वो अपना ऑनेस्टी का रोना नहीं रोएगा कभी, या फिर उसका बखान नहीं करेगा। ऑनेस्ट हो, बढ़िया है, मन खुश रहेगा, अच्छी नींद आएगी। रोना इसलिए मत रो कि मेरे को तो वहाँ डाल दिया, मैं ऑनेस्ट हूँ इसलिए। भाई वहाँ पे भी तो आईपीएस ही जाएगा ना, वहाँ पे कोई और थोड़ी चला जाएगा, वहाँ पाकिस्तान का पीपीएस थोड़ी चला जाएगा। तो ऑनेस्ट आदमी कभी शिकायत नहीं करता है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, मस्त रहता है, सिंपल। तो ये रीइंफोर्समेंट अच्छा होना चाहिए, और खराब हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, और इसका मतलब है ये खराब हो रहा है, मतलब हमारी वैल्यूज जो है वो खराब हो रही है, हमारी वैल्यूज खराब हो रही है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एथिक्स कंप्लीट होते होते एक एक चीज 10-10 बार रिपीट होगी, फिर भी समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। आंसर राइटिंग में एक एक चीज रिपीट होगी, फिर भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, पूरा साल अपने पास ऐसे कैसे समझ में नहीं आएगा, चीजों को समझ में आना पड़ेगा। चलिए, फिर बात करते हैं। दूसरा है ये हो गया सोशलाइजेशन, फिर हो गया सोशल कंट्रोल, उसके बाद आता है इंटेंस आइडेंटिफिकेशन। इंटेंस आइडेंटिफिकेशन इसका मतलब क्या होता है, या फिर आइडियलाइजेशन, या आइडेंटिफिकेशन। देखिए, मेंटोर और फिलोसोफर, आप में ना, आप मेंटोर बनिए, फिलोसोफर मतलब कि देखिए, मेंटोर इज लाइक अ फ्रेंड, है ना। मैं कौन हूं? आई एम द मेंटोर, आई एम द मेंटोर, मैं आपका बड़ा भाई हूं, या मैं आपका दोस्त हूं, या मैं आपका सीनियर हूं। तो वो आई एम लाइक अ फ्रेंड, आई एम लाइक अ फ्रेंड। आप मेरे को कभी भी डीएम कर देते हो, कभी भी मेरे को मैसेज कर देते हो। मैं रात को 12-12 1-1 बजे तक आपको फोन कर रहा होता हूँ, ठीक है। बच्चों को करता हूँ, बच्चियों को करता हूँ, तो कोई मुझे मतलब ठीक है, बच्चे वेट करते हैं कि भैया ने कॉल कर दिया, या वट हमारी अच्छी बात होती है, मेरे से जितना हो पाता है मैं करता हूँ। दिस इज फ्रेंड की मेंटोर। और एक होता है फिलोसोफर, वो ज्ञान देके निकल जाएगा, आपको गाइड करेगा, ठीक है। गाइड करेगा लेकिन मोटा मोटा गाइड करेगा, या फिर सिर्फ वो अपने मन की बात बोल देगा, आपके मन की नहीं सुनेगा, उस टाइप से। तो वैल्यूज हमारी कैसे इनकलकेट होती हैं? जो हमें अच्छे से समझता है, जो जो हमारे अच्छे से हैंड होल्डिंग करता है, हैंड होल्डिंग करता है या करती है, ठीक है, वो हमारा मेंटोर बनता है। उसकी बात हम ज्यादा मानते हैं, उसकी बात हम ज्यादा मानते हैं, ठीक है। अभी मैं आऊं यहाँ पे कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं किसी कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे जाऊं और मैं बोलूं आपको ऐसे ऐसे टॉपर स्ट्रेटेजी सेशन है, ये वो 2 घंटे लेके चला जाऊं, उससे आप क्या मतलब मोटिवेट हो गए, ठीक है। वो मोटिवेशन कितने टाइम काम आएगा? दैट इज वाई मैंने पढ़ाने का सोचा कि बताओ तो सही कि पढ़ाना कैसे है, या पढ़ना कैसे है, क्या करना क्या नहीं करना। और वो 2 घंटे में नहीं बताया जा सकता, उसके लिए तो पूरा कोर्स ही करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा, मतलब लाना पड़ेगा। और ये तो हो गया। तो ये वैल्यूज आप किसकी वैल्यूज मान, आप में, अब मान लीजिए आप में सिविल सर्विसेज की वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो उसमें किसका रोल ज्यादा होगा? वो इंसान जो आपको एक एक स्टेप पे बता रहा है, या वो इंसान जो मोटा मोटा ज्ञान देके कि ऐसा ना ऐसा फेटा बांध के कि ऐसा राजा बनेंगे, वैसा राजा बनेंगे, मतलब ठीक है। वो आपको इस गेम में ला सकती है, ऐसी बातें, है ना। कि बहुत ऐसे ऐसी ऐसी बातें कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, और आप ये कर देंगे और आप वो कर देंगे। वो आपको गेम में ला सकते हैं कि ब्रेकअप हो गया तो बदला ले लो, आईएएस बन जाओ। ये चीज़ें नहीं होती हैं भाई, रियल लाइफ में नहीं होती है। बदले की भावना से आप 6 महीने काम कर सकते हो, 1 साल काम कर सकते हो, 3 साल, 4 साल लग जाते हैं आईएएस में, बदला-वदला सब भूल जाते हो आप, ठीक है? पतला जब जब तक चलो खैर, कॉमेडी नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो टेक्निक टू डेवलप वैल्यू इंटेंस आइडेंटिफिकेशन। तो इसलिए बोलते हैं कि हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, जिसको आप सिखाना चाह रहे हो, या जिसको जो भी करना चाह रहे हो, डिलीवर करो, सिर्फ भाषणबाजी मत करो, डिलीवर करके दो, है ना। ये मतलब जनरली बता रहा हूं मैं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज टेक्निक ऑफ डेवलपिंग वैल्यू। श्री में क्या क्या आ गया? सोशलाइजेशन, रीइंफोर्समेंट और इंटेंस आइडेंटिफिकेशन। देन अगला है ए मतलब एलिगोरिक मेथड। एलिगोरिक मेथड क्या होता है कि जैसे एलिगोरी मतलब एलिगरी सुनाते हैं, मैं एलिगोरी सुनाते हैं। एलिगोरी का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल स्टोरी टेलिंग, मॉरल स्टोरी टेलिंग, कि एक बार एक जंगल में ऐसे मतलब भगवान बुद्ध जा रहे थे, अंगुलीमाल आया, डाकू था, ये था, वो था, फला ढिका। भगवान बुद्ध ने अपनी बातों से उनका जो है वो मन बदल दिया। अब ऐसा तो है नहीं भगवान बुद्ध के पास ऐसे कोई वो पुड़िया होगी कि ये किया और उसका मन बदल गया। अपनी बातें उन्होंने की होंगी जो अंगुलीमाल को कन्विंसिंग लगी होंगी, ठीक है। और वो स्टोरी से हमें, अब हमारे साथ क्या होता है कि जब हम सिर्फ इन बातों पे बिलीव करते हैं, उसको रैशनलाइज तरीके से नहीं सोचते हैं, तो हम सुपरस्टिशियस बन जाते हैं, ठीक है। हमारे जितनी भी जो धर्म ग्रंथ है, जैसे रामायण हमने पढ़ी, महाभारत हमने पढ़ी, गीता हमने पढ़ी, हम क्या उसके उसमें चले जाते हैं, कैरेक्टर्स के उसमें चले जाते हैं कि उन्होंने ऐसा किया तो सही होगा। भाई उनके पीछे के लेसन को समझो, आप उनके पीछे की टीचिंग को समझो, उनके पीछे की
टीचिंग को समझना होता है कि वो ऐसा किया है तो क्यों किया है, ये हमें समझना होता है। आप एक चीज याद रखना, इमोशनल माइंड जो है ना, इमोशनल माइंड इज एन इनकम्प्लीट माइंड, इमोशनल माइंड इज एन इनकम्प्लीट माइंड, एंड रैशनल माइंड इज ऑल्सो ए इनकम्प्लीट माइंड। ठीक है, रैशनल माइंड इज एन ऑल्सो एन इनकम्प्लीट माइंड। तो ये दोनों जो होगा ना, इमोशनल प्लस रैशनल, दैट विल ओनली बिकम अ वाइज माइंड। ये आपका एक डायग्राम बन गया, याद रखना, कहीं ना कहीं यूज करेंगे पक्का। ठीक है, इमोशनल माइंड मतलब कि मैं देश का, मतलब मैं आईएएस बन जाऊंगा, दिस इज एन इमोशन कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं अपने पेरेंट्स की हालत बदल, मतलब सुधार दूंगा, मैं अपने देश की हालत सुधार दूंगा। रैशनल इसकी मतलब आईएएस बनने में बहुत जोर आएगा, बहुत जोर आएगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, 2 3 साल 4 5 साल पढ़ना पड़ेगा। एंड द वाइज माइंड इज की जोर तो आएगा लेकिन मैं कर लूंगा, बिकॉज आई हैव एन इमोशन। अब जो लोग सिर्फ दिमाग पे चलते हैं वो लाइफ में बड़ा नहीं कर पाते, जो इमोशंस पे चलते हैं और फिर दिमाग लगाते हैं वो लाइफ में हमेशा बड़ा करते हैं। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव एन आइडिया। ठीक है, यू शुड हैव एन आइडिया, उसके बाद में उस पर काम करोगे आप। वापस आते हैं अपनी बात पे, मैं क्या कह रहा था। तो मॉरल स्टोरी टेलिंग हो गया। ऐसे ही जैसे पंचतंत्र की स्टोरी, हमने बचपन में हम पंचतंत्र क्यों पढ़ते हैं? 6th क्लास में रामायण की बुक अलग से हुआ करती थी, 7th क्लास में महाभारत की बुक अलग से हुआ करती थी, 8th क्लास में बुद्ध चरित्र अलग से हुआ करती थी। क्यों? बिकॉज इन मॉरल स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम जो है सीखते हैं कि लाइफ में क्या सही है क्या गलत है, हमें कैसे क्या करना चाहिए। हम प्रेमचंद की कहानियां क्यों पढ़ते हैं, हम गांधी जी की कहानियां क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये दिस इज एलिगोरिक मेथड की कहानियों के थ्रू हमें समझाया जाए। अब ये देखो, कुछ कुछ तो आपको याद रहेगा, पंचतंत्र हो गया, हम बायोग्राफीज पढ़ते हैं लीडर्स की। एक ही है ना, अपन मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं ठाकुर मार झूली, ठाकुर मार झूली, ऐसे कुछ वर्ड भी लिखने हैं जो एग्जामिनर को लगे कि यार इसको तो पूरे इंडिया का पता है। ठाकुर मार झूली में हमेशा लिखता हूँ, ठाकुर मार झूली क्या है कि 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो जो उनकी जो स्टोरी थी, उनकी जो अंग्रेजों ने हम पे जो, मतलब लाइक जंगल बुक उन्होंने, वो कौन था इसका, वो जंगल बुक हम पढ़ते थे, है ना? अब ये तो अंग्रेजी स्टोरी हो गई, ये तो क्या अंग्रेजी स्टोरीज वगैरह हो गई, तो इनके पात्र भी क्या होंगे, अंग्रेजी टाइप होंगे, तो हमारे लिए आइडियल बनेंगे वो भी अंग्रेज लोग बनेंगे। तो 1905 में जब ये स्वदेशी जो मूवमेंट चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तब जो है बंगाल के अंदर अलग से लिटरेचर को है ना, अलग से प्राइमेसी दी जाती है। उस टाइम पे ये कहानी आती है ठाकुर मार झूली। ठाकुर ठाकुर मार झूली मतलब, ठाकुर माँ वहां पे किसको बोलते हैं? ठाकुर माँ बोलते हैं दादी को। ठाकुर माँ किसको बोलते हैं? दादी को। और झूली मतलब कहानी, मतलब दादी की कहानी है। सिंपल एलिगोरिक मेथड। हमें सबसे ज्यादा मोरालिटी किसने दी? हमारी दादी ने दी, हमारी नानी ने दी, हमारे दादा ने दी है। ठीक है, जैसे मेरे नाना जी थे ना, वो आर्मी, तो वो बताते थे कि कुछ कुछ बातें बोलते थे कि है ना, कान में अंगुली, जैसे मैंने अभी करके बताई आपको, कान में अंगुली, मतलब तिनका, कान में तिनका, नित मत कर, दांत में मंजन, नित कर। तो वो एक चीजें होती हैं बताने के लिए कि बच्चों को क्या सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। ठीक है, मतलब ये दिस इज कॉल्ड एलिगोरिक मेथड। ठीक है, आई होप मैंने आपको समझाया हो अच्छे से। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं आ गया लास्ट है सीपी। सीपी इज आपका कॉन्साइंस ब्रेकिंग। कॉन्साइंस ब्रेकिंग इज ऑल्सो अ टेक्निक जो आपको, कॉन्साइंस ब्रेकिंग इज ऑल्सो अ टेक्निक जो आपको बताती है कि आपको वैल्यूज कैसे इनकलकेट करनी होती है। अब देखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। कंसाइंस ब्रेकिंग, कंसाइंस क्या होती है? स्वचेतना, मतलब चेतना। और उसकी प्रिक मन, जैसे मान लो कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ कि यार आप ना ऐसे मत करो, वैसे मत करो, हमें देश को सुधारना है, हमें देश का ये करना वो करना है। और ऐसे मतलब करते करते हम लोग चाय पे चर्चा कर रहे थे, और करते करते मैंने अपना चाय का गिलास वहां पे फेंक दिया। अब मेरे को मेरे बाजू वाला बोले, क्या डॉक्टर साहब यार इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, इसी मतलब ऐसे टुच्ची हरकत कर रहे हो आप? बोले, क्या कर दिया? यार आप देश सुधारने की बात कर रहे थे, तो चाय का कप आप डस्टबिन में नहीं डाल सकते। ठीक है, फिर यहाँ पे बहुत सारा कचरा होगा, फिर कचरा होगा तो बहुत सारा फंड लगेगा इसको साफ करने में, फिर हमारा पूरा फंड कचरा साफ करने में लग जाएगा। हेल्थ एजुकेशन पे कैसे काम करेंगे? जब हेल्थ एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे तो हमारे लोग पढ़ेंगे कैसे, हेल्दी कैसे रहेंगे? जब पढ़ेंगे नहीं, हेल्दी नहीं रहेंगे, तो उनका ह्यूमन रिसोर्स कैसे डेवलप होगा? ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं होगा तो हम कैसे मतलब खाक का अमीर बनेंगे? तो दिस इज कॉन्साइंस ब्रेकिंग। फिर मेरे को लगेगा हाँ यार, अब मेरे को डायरेक्ट कह दे, है ना, बेवकूफ है क्या तू, यहाँ पे कचरा क्यों फेंका है, उससे कंसाइंस ब्रेकिंग नहीं होती। जैसे मैं करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत, यार पढ़े लिखे लग रहे हो यार, मतलब ऐसे क्या है यार, मतलब आप ही की धरती है ये वो, तो एक तरीके होते हैं अपने अपने, है ना? तो दिस इज कॉल्ड कंसाइंस ब्रेकिंग। ठीक है, और ये इवोक हम कैसे करते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस से, जो कि पूरा का पूरा एक चैप्टर है वो अपन करेंगे। ठीक है, इसका एक ही ट्रिक है, इमोशनल इंटेलिजेंस का एक ही ट्रिक है, इमोशनल इंटेलिजेंस का एक ही ट्रिक है, वी आर्म आवर सेल्फ, वी आर्म्स, ठीक है, आर्म्स, कि हमें सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, और सोशल स्किल यानी कि बात करने का, अपनी बातों को बताने का तरीका होना चाहिए। ये मैं आपको फटाफट करा दूंगा, ये कॉन्साइंस ब्रेकिंग ऐसे होती है। ठीक है, चलिए, ये सारे के सारे क्या होगी? टेक्निक्स होगी फॉर डेवलपिंग वैल्यूज। एक लास्ट यहाँ पे देख लेंगे, थोड़ा सा एक लास्ट यहाँ पे देख लेंगे कि
है ना। ये लास्ट यहाँ पे देख लेंगे कि प्रॉफिट एसोसिएशन मेथड होता है। एक क्या होता है, प्रॉफिट एसोसिएशन मेथड। ये पी से याद रख लेना, सी से याद रख लेना। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन अपन क्या पढ़ रहे हैं, एस आर आई ए सी पी पढ़ रहे हैं ना। तो ए फॉर एलिगोरिक मेथड हो गया, सी फॉर कंसाइंस ब्रेकिंग, और पी फॉर ये है प्रॉफिट एसोसिएशन मेथड। पी फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन मेथड। हमें इसको ना प्रॉफिट एसोसिएशन को ना नैरो सेंस में नहीं लेना है कि अब सब मतलब के यार होते हैं, सब फायदे के यार होते हैं, ऐसे नहीं लेना अपने को। इसको ब्रॉडर सेंस में देखना है हमें, इसको ब्रॉडर सेंस में देखना है, नैरो सेंस में नहीं देखना है, ब्रॉडर सेंस में देखना है। क्या देखना है कि देयर इज ऑलवेज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, देयर इज ऑलवेज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विच इज कि आप किसी के लिए कुछ करो, वो आपके लिए कुछ करेगा। दिस इज ये है ना। आप ये मत मतलब दुनिया में नेगेटिव आदमी क्या सोचेगा कि यार दुनिया को मतलब की है यार, अपने मतलब के लिए सब है। द पॉइंट इज हर कोई अपने मतलब के लिए, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ फ्री में, है ना। मेरा मतलब क्या, मेरे को अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है। कोई मेरे को बोलता है कि भैया समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मेरी चीजें रिवाइज हो रही हैं, मैंने जो इतना सारा पढ़ा है वो उसको मुझे बताने का मन करता है। ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, प्राइमरीली मैं अपने लिए कर रहा हूँ। कोई चैरिटी करता है अपने लिए करते हैं, ठीक है, कि मेरा मन खुश रहे, ठीक है। इसलिए नहीं करते कि मुझे रिकॉग्निशन मिले, ये वो भी एक मोटिव हो सकता है। अगर है तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट एसोसिएशन मेथड, हमारी वैल्यूज जो हैं वो ऐसे डेवलप होती हैं, ऐसी भी हमारी वैल्यूज डेवलप हो सकती हैं। कैसे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे ये पिता माता पिता है, मदर फादर है, सॉरी, ठीक है, मदर फादर हैं, मदर फादर ने अपने बच्चों को, अपने जो किड्स हैं उनको कुछ सिखाया, ठीक है, और किड्स ने उनको वापस से इज्जत दी, ये सिखा रहे हैं, ये इज्जत दे रहे हैं। दिस इज प्रॉफिट एसोसिएशन, है काइंड ऑफ प्रॉफिट एसोसिएशन, दैट इज एथिकल प्रॉफिट एसोसिएशन। सिम्बायोसिस, ऐसे पति पत्नी है, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है ना। अब मैं यहाँ पे हमेशा बराबर लिखना है इसको, है ना, ऐसे नहीं लिखना ये हस्बैंड है ये वाइफ है, ठीक है। अब हस्बैंड बोल रहा है कि मैं तो तेरे को जो है मतलब मैंने रहने को तेरे को शेल्टर दिया, मैंने रहने को तेरे को शेल्टर दिया, मैं तेरे को खर्चा देता हूँ, ठीक है, और दैट इज वाई यू आर माई पोजीशन, यू आर माई प्रॉपर्टी, है ना, बदले में तो मेरे को खाना बना के दे, बच्चे पैदा करके दे। दिस इज मतलब ये है नैरो सेंस, ये है नेगेटिव सेंस। इसलिए बराबर में क्या है कि भाई एक इंसान अकेले नहीं रह सकता, एक इंसान अकेले नहीं रह सकता, ही और शी नीड्स अ कंपेनियन। कंपेनियन चाहिए तो फिर आपस में मिल बांट के काम करें, ठीक है। अब एक ऐसा हो सकता है कि कोई एक पार्टनर काम करे, एक पार्टनर घर पे रहे, क्योंकि पेरेंटिंग करे, ये करे, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए बाय डिफॉल्ट वो फीमेल ही होगी। वो आपकी बातें होनी चाहिए, उस पे आपका डिस्कशन होना चाहिए, आपका डेलिब्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट एसोसिएशन मेथड इन ट्रू सेंस। तो अब हमारी वैल्यूज इससे इनकलकेट होती है। आई बात समझ में, चलिए फिर बात करते हैं क्या, जैसे 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 ये देखिए भाई, ये है देम, प्रॉफिट एसोसिएशन मेथड का एग्जांपल है देम। टॉलरेंस, हार्मनी, एम्पैथी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। टॉलरेंस क्यों जरूरी है, टॉलरेंस इसलिए जरूरी है कि यार मैं मतलब मान लो कि मुझे तो कोई पसंद नहीं है मेरे अलावा, ठीक है, मुझे मेरे समाज के अलावा कोई समाज पसंद नहीं है, या फिर मेरी जात के अलावा कोई जात पसंद नहीं है, तो सबसे नफरत करता फिरूंगा, सबसे नफरत करता फिरूंगा तो क्या होगा, मेरे दिमाग में नफरत भर जाएगी, और मेरे दिमाग में नफरत भर जाएगी तो क्या होगा, मैं मेरी प्रोग्रेस रुक जाएगी, मेरे परिवार वाले मेरे से परेशान रहेंगे, सारे दिन चिल्लाता रहता है, मेरे मेरे काम पे लोग मेरे से परेशान रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं मेरे को मतलब टॉलरेंस सीखना पड़ेगा, कि मेरे को टॉलरेंस सीखना पड़ेगा कि मैं यार मैं चंगा सब बढ़िया है, मुझे क्यों टेंशन लेनी है, मतलब हर चीज में मैं क्यों कमी निकालूं, ठीक है। जो है सब सब ठीक है, मतलब मैं सही हूं तो सब सही दिखेगा मेरे को, मैं नेगेटिव सोच रहा हूं तो सब नेगेटिव दिखेगा, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं तो मैं पॉजिटिव दिखेगा। दिस इज प्रॉफिट एसोसिएशन मेथड की। अब जैसे मान लो एक स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, सब अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, सोशल बैकग्राउंड से, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो साथ में मिलकर रहेंगे तभी तो अच्छा काम कर पाएंगे। ऐसे ही हार्मनी, हार्मनी का भी यही है। एक इसका केस स्टडी बताता हूँ आपको, युगांडा या रवांडा, कौन सा देश आप कंफर्म कर लेना, है ना, युगांडा या रवांडा में से एक देश है ना। वहां पे है ना दो दो मेजर जो पॉपुलेशन है, हुतू 80% है वहां पे, हुतू हुतू जो ट्राइब है या हुतू पीपल है वो 80% है, और तुत्सी जो पीपल है, तुत्सी तुत्सी पीपल वहां पे 20% है, ठीक है। जैसे इंडिया का सा कंपोजिशन है। अब पहले ना वहां पे बहुत लड़ाई होती थी, शायद इनके रिलीजन पे अलग अलग है, पहले वहां पे बहुत कन्फ्लिक्ट होता था, बहुत सिविल वॉर होता था। अब सिविल वॉर होते होते इतना भयंकर सिविल वॉर हुआ कि वहां पे एकदम भयंकर, और 1990s के अंदर क्या हुआ ना, वहां पे इतना भयंकर सिविल वॉर हुआ कि वहां पे लाखों लोग मरे, यानी कि मतलब हर फैमिली से एटलीस्ट एक इंसान गया वहां पे। अब चाहे वो हुतू की फैमिली हो चाहे तुत्सी की फैमिली हो, क्योंकि भाई लड़ाई मचेगी तो सभी मतलब फिर तो कोई किसी को मारेगा कि ये है वो फ्लैट। अब वहां पे इन लोगों ने समझा कि नहीं यार ये तो इतना तो अपन नहीं अफोर्ड कर सकते, ऐसे थोड़ी मरने मारने देंगे। तो नाउ उनके करिकुलम में उनको पीस सिखाई जाती है, उनको करिकुलम में उनको जो है उनके जो क्या बोलते हैं हार्मनी कैंप्स लगते हैं गाँव के अंदर, ठीक है, बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे मिल बांट के रहना है। तो दिस इज अ गुड केस स्टडी, है ना, और इंडिया पे भी कहीं ना कहीं ये अप्लाई होती है। दिस इज प्रॉफिट एसोसिएशन मेथड। जो वैल्यू ऑफ हार्मनी कहाँ से आई, इस मेथड से आई। ऐसी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है,
अब देखो मान लो कि आई एम इन ए कॉलेज, आई एम इन ए कॉलेज, है ना? मान लो कि आई एम इन ए कॉलेज और मैं ना मान लो अपने अलावा मतलब आस-पास वालों को रिस्पेक्ट नहीं देता हूँ। आस-पास वालों को रिस्पेक्ट नहीं देता हूँ। मैं किसी को उसके मैं उसको किसी को उसकी मान लो कि पॉवर्टी के बेस पे किसी का मज़ाक उड़ा रहा हूँ, किसी का उसके जेंडर के बेस पे मज़ाक उड़ा रहा हूँ, किसी का उसके कास्ट के बेस पे मज़ाक उड़ा रहा हूँ, ठीक है? किसी का उसके कलर के बेस पे मज़ाक उड़ा रहा हूँ। धीरे-धीरे क्या होगा? कई सारे लोग होंगे जिनका कलर मतलब डार्क कम्प्लेक्शन होगा, कई सारे लोग होंगे जो लोअर कास्ट से होंगे, कई सारे लोग होंगे जो जेंडर जिनका फीमेल होगा 50% और कई लोग होंगे जो पुअर बैकग्राउंड से आते होंगे। तो आप देख रहे हो फिर क्या होगा मेरे साथ? मुझे सबके सब इग्नोर करेंगे, मुझे सबके सब इग्नोर करेंगे, मुझे सबके सब अवॉइड करेंगे, है ना? तो मैं धीरे-धीरे क्या रह जाऊँगा, अकेला रह जाऊँगा और फिर धीरे-धीरे मैं सीखूँगा कि हाउ टू मिंगल विद द पीपल, हाउ टू लर्न द म्यूचुअल रिस्पेक्ट कि मैं रिस्पेक्ट जब तक नहीं दूँगा, मेरे कोई मतलब बचपन में कहते थे ना जैसे कि आपके ना सोने के कुछ आभूषण नहीं लटक रहे हैं, ठीक है? कि आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, सिंपल। तो दिस इज़ आल्सो अ मेथड ऑफ वैल्यू इनकल्केशन। तो ये हमने आपको बताया अभी मैंने आपको बताया कि दिस इज़ हाउ वैल्यू इनकल्केट्स, है ना? दिस इज़ हाउ टेक्निक्स फॉर वैल्यू इनकल्केशन। आई बात समझ में? चलिए, अब आगे बात करते हैं अपन, ठीक है? ये वैल्यू इनकल्केशन मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया, वैल्यूज़ के बारे में सारा का सारा बता दिया। अब ये जो है मैंने आपको लेक्चर 1 में पढ़ाया है, इसको वहीं से पढ़ना और आपको समझ में आएगा मैंने ये क्या पढ़ाया था, ठीक है? ये पूरा का पूरा बहुत क्रक्स है ये, है ना? एथिक्स का क्रक्स है ये, ठीक है? लेक्चर 1 में आपने देख लिया होगा अगर आप लेक्चर 3 देख रहे हैं तो, ये एथिक्स का क्रक्स है। उसके बाद ये ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में जो मैंने वहाँ बताई थी आपको, उसी के बारे में थोड़ा-सा ये है, ये मैं अगली क्लास में आपको बताऊँगा और फिर मैं अगली क्लास में क्या करने वाला हूँ ना, एक-एक वैल्यू को, एक-एक वैल्यू की मैपिंग करके बताऊँगा मैं आपको एक-एक वैल्यू का कांसेप्ट बताऊँगा, एक-एक वैल्यू का डेफिनिशन बताऊँगा, ठीक है? एक-एक वैल्यू की मैपिंग करूँगा एंड एक-एक वैल्यू के एग्ज़ाम्पल के साथ उसका एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, आंसर के अंदर, वो बताऊँगा। नेक्स्ट क्लास में अपन ये काम करेंगे ताकि अपने आंसर कॉपी ना एकदम एथिकल लगे, एकदम वैल्यूज़ से एनरिच्ड लगे। ऐसा नहीं लगे कि बच्चा रट के आया है, वो 1500 पेज वाले नोट्स में से रट के आया है और ये कुछ भी कहीं पे भी रगड़े जा रहा है, कहीं पे भी पले जा रहा है। बात चल रही है करप्शन की, ये बोल रहा है कि मतलब समाज में सौहार्द बने रहने चाहिए, हार्मनी बनी रहनी चाहिए। तो वो मैं आपको एक डिफरेंशिएशन करना अगली क्लास में सिखाऊँगा कि अभी मैं थक चुका हूँ, मेरे से खड़ा नहीं रहा जा रहा है। चलिए, बोलते-बोलते भी थक गया हूँ। तो इसी के साथ आप लोगों को एक बार फिर से जय भारत, अलविदा, मिलते हैं। पढ़ते रहिए भाई, मैं अपना एक भी मिनट वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक भी मिनट वेस्ट मत करो। कुछ नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम में जहाँ पे अपना जो चैनल है फ्यूचर आईएएस विद डॉक्टर मनोज भारत, टेलीग्राम चैनल है, उसमें जहाँ पे भी मान लो ये लेक्चर डला है ना, उसी के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई कि भैया ये समझ में नहीं आया, सर ये समझ में नहीं आया, ठीक है? मैं वहीं के वहीं समझाऊँगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए मैं समझाता हूँ। जितने लोग देखते हैं मेरे को उनको पता है मैं समझाता हूँ, मैं इसी काम में सारे दिन लगा रहता हूँ। यहीं पे मतलब मेरा बोर्ड है, यहीं मेरी टेबल है, सारे दिन मैं यही काम करता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, ज़िंदगी में चिल रहता हूँ। आई बात समझ में? चलिए, जय भारत। तो लेक्चर 4 क्या होगा? मैं बता दूँ आपको, लेक्चर 4 होगा एक-एक इंडिविजुअल वैल्यूज़ को मैं आपको अच्छे से मैप करना सिखाऊँगा, उसके कांसेप्ट आपको बताऊँगा। चलिए, जय भारत, थैंक यू, पढ़ते रहिए।